तो आप सभी साथियों को बहुत बहुत नमस्कार। आज के इस लेट नाइट सेशन में आपका हार्दिक स्वागत, अभिनंदन है। आशा कर रहा हूं कि आप सभी शानदार होंगे और बेहतरीन होंगे और अपने कल के प्रमोशन एग्जाम की पूरी तैयारी कर लिए होंगे। देखते हैं कौन कौन साथी जुड़ चुके हैं। दया जी जुड़ चुके हैं। दया जी, हो गई तैयारी पूरी? कल कितने बजे एग्जाम है दया जी? 1 बजे सर गुड। अरे वाह, नमस्कार सर। नमस्कार, बहुत बहुत नमस्कार। तो मैं आपसे पूछना चाहूँगा, कितना कॉन्फिडेंट लग रहे हैं आप? 99% सर। ये हुई ना बात, है ना? 1% आपका आशीर्वाद। बिल्कुल, बिल्कुल। तो जब अगली बार कोई आपसे पूछे जीवन में कि कितना कॉन्फिडेंट लग रहे हैं, तो उसका उत्तर होना चाहिए सर 100%। कितना? 100%। क्योंकि एक कॉन्फिडेंस ऐसा होता है ना, जैसे सर्कस देखें ना, सर्कस में एक 2 प्लेयर खेल रहे होते हैं, एक लड़की और एक लड़का। तो लड़की ऊपर से हाथ छोड़ देती है, ये सोच के कि मैं जब हाथ छोड़ दूँगी तो नीचे मेरा हाथ पकड़ लेगा। उसको कितना कॉन्फिडेंस रहता है दूसरे साथी पर? 200%। 100% कॉन्फिडेंस रहता है ना? तो ठीक उसी तरह जो मैंने अपना हाथ छोड़ा आपके लिए, मुझे 100% कॉन्फिडेंस है कि कल एग्ज़ामिनेशन में आप ज़बरदस्त करेंगे। समझ में आया तो बोलिए अहो, हो। है ना? कितना शानदार बात कही ना मैंने। तो जहाँ भी कॉन्फिडेंस की बात आती है और जहाँ भी अपने जितना भी ज्ञान, विवेक, बुद्धि, समय और आपने कौशल, क्षमता के साथ तैयारी करी है, उस पर पूरा भरोसा करना है। और आपके मन में एक ही बात चलनी चाहिए कि जो भी मैंने पढ़ा है, जो भी मैंने सीखा है, वो उसका जो है कल इम्तिहान है और उसको मैं बहुत अच्छे से कर पाऊँगा, मुझे पूरा भरोसा है ना? क्योंकि हमारे साथ जो है हम कोई भी काम करते हैं, जैसे नया गाड़ी सीखते हैं तो भी कॉन्फिडेंस होता है तो जल्दी सीख जाते हैं, है ना? जहाँ भी काम करने जाते हैं कॉन्फिडेंस होता है तो उसको अच्छे से कर पाते हैं। और अगर मन में थोड़ा-सा कॉन्फिडेंस कम होता है तो हम लड़बड़ा जाते हैं। ठीक उसी तरह कल एग्ज़ामिनेशन है। अभी बिल्कुल ही 100% जैसे दया जी ने कहा ना, उन्होंने तो मेरे को सम्मान दे दिया। नहीं तो वो उनके मन से 100% निकलने वाला था कि सर 100% हम कॉन्फिडेंट हैं। लेकिन उन्होंने 1% मेरे लिए छोड़ दिया क्योंकि शुभकामनाएँ चाहिए और उसी 1% के लिए मैं यहाँ आया हूँ। अभी फटाफट कुछ क्वेश्चन मैं आपसे साझा करूँगा और यही सवाल कल प्रमोशन एग्ज़ाम में आ जाएँगे। कैसा रहेगा दया जी? मस्त सर। हैं? तो थोड़ा देरी ज़रूर हुआ, लेकिन मैं बिल्कुल परेशान नहीं होता हूँ, कोई भी चीज़ होता है तो जो भी होता है अच्छे के लिए होता है, ऐसा मैं सोच के देरी हुआ तो भी परेशान नहीं होता, जल्दी हुआ तो भी परेशान नहीं हुआ। क्योंकि मैं लगातार स्टडी में जो मज़ा आता है उस पर भरोसा करता हूँ और आप लोगों को भी आदत डालना चाहता हूँ कि आप लगातार पढ़िए। प्रमोशन हो भी गया उसके बाद भी पढ़िए, नहीं हुआ तो भी पढ़िए, नहीं हुआ तो पढ़िए, हो गया तो और ज़्यादा पढ़िए, क्योंकि हो जाने के बाद एक कठिन चुनौती आपके सामने रहेगी, ज़्यादा पढ़ने की ज़रूरत है। ठीक है दया जी? तो ये देखिए, हमारे जय कुमार जी और थोड़े साथी सो गए होंगे, अच्छी बात है, वो सुबह देख लेंगे। और कुछ साथी जगे भी हैं। श्रीदेवी जी हैं? चले अच्छा, वो भी सो गए होंगे लग रहा है ना? देखते हैं कौन मनीष जी हैं। चलिए बहुत बढ़िया। तो जितने हाँ, श्रीदेवी जी जुड़े दिख रहे हैं और राहुल हाँ जी सर, हाँ सर। हाँ जी, राहुल मिश्रा जी हैं? बहुत बढ़िया। तो चलिए सवाल साझा करते हैं। चर्चा सामान्य रहेगी, लेकिन सवाल जो हैं आपके प्रमोशन एग्ज़ामिनेशन के लिए इम्पोर्टेंट होगा और यही सवाल कल प्रमोशन एग्ज़ाम में आएँगे, क्योंकि ये जो सवाल आपकी स्क्रीन पर चलेंगे, गिरीश जी बोल रहे हैं प्लीज़ अपलोड पीडीएफ बाय टुडे। यार अभी सेशन समाप्त होते ही सारे पीडीएफ, सारे वीडियो अपलोड हो जाएँगे आपको, आपके व्हाट्सएप में भी चले जाएँगे। पीडीएफ तो व्हाट्सएप में नहीं जाएँगे, लेकिन आपके लॉगिन सेक्शन में चले जाएँगे, वीडियो आपके व्हाट्सएप पे चले जाएँगे। तो मैं कह रहा था कि ये जो सवाल स्क्रीन पर हम चर्चा करेंगे स्केल 1 से 2 दक्षिण बिहार ग्रामीण बैंक के रहेंगे, जिनका एग्ज़ामिनेशन अभी 19 फरवरी को हुआ। और स्केल 1 से 2 में क्या होता है, 80 क्वेश्चन्स होते हैं। 80 क्वेश्चन होते हैं, उनका नंबर होता है 50, क्योंकि यहाँ पर लैंग्वेज का नहीं होता है। और जो अभी आने वाले प्रमोशन एग्ज़ाम जो कल होंगे, उनमें जो क्लरिकल टू ऑफिसर होंगे, उनमें 60 क्वेश्चंस होंगे बैंकिंग के और 40 क्वेश्चंस होंगे आपके लैंग्वेज के होंगे। लेकिन यहाँ पर जो स्केल 1 से 2 में जाते हैं, तो वहाँ पर 80 क्वेश्चंस होते हैं, मार्क्स होते हैं 50। कुछ हाफ नंबर के होते हैं, कुछ 1 नंबर के होते हैं। तो चलिए पहला सवाल स्क्रीन पर लेते हैं फटाफट। सवाल पूछा गया है, Who shall be authorized to deal with the complaint received under PIDPI
complaint shall be known as whistleblower and the policy shall be known as whistleblower policy। तो whistleblower policy जो है ये अभी बैंकों में विसिल ब्लोअर पॉलिसी से बहुत सवाल पूछे जा रहे हैं और इसी कड़ी में ही ये सवाल पूछा गया क्योंकि कई बैंकों के हमने विसिल ब्लोअर पॉलिसी जो है पढ़ाए हैं और इसी में ही कई बार ये फुल फॉर्म पूछा जाता है PIDPI। और PIDPI का जो फुल फॉर्म होता है वो होता है पब्लिक इंटरेस्ट डिस्क्लोजर एंड प्रोटेक्शन ऑफ इन्फॉर्मर। क्या होता है दया जी? पब्लिक इंटरेस्ट डिस्क्लोजर एंड प्रोटेक्शन ऑफ इन्फॉर्मर, जिसको PIDPI कहते हैं। कई बार यही सवाल पूछता है। इसमें पूछा गया कि कौन एथराइज्ड है अगर कोई कंप्लेंट पब्लिक इंटरेस्ट डिस्क्लोजर एंड प्रोटेक्शन ऑफ इन्फॉर्मर के तहत आ जाता है विसिल ब्लोअर पॉलिसी में, तो उसको कौन डील करता है। तो यहाँ पर ये सवाल जो है DBGP का है। तो यहाँ पर DBGP में विसिल ब्लोअर पॉलिसी में जो करता है वो होता है विजिलेंस ऑफिसर। बहुत सारे साथी GM कर रहे हैं, लेकिन आप देखिएगा जब विसिल ब्लोअर पॉलिसी में GM हैंडल करेंगे तो क्या होगा कि वहाँ निष्पक्षता नहीं आएगी। तो ये विजिलेंस ऑफिसर के पास जाता है विसिल ब्लोअर में। तो यहाँ पर अपना पॉलिसी में आप देख लीजिएगा विजिलेंस ऑफिसर ही डील करता है। तो चलिए पहला सवाल आपके स्क्रीन पर आया। यहाँ दो चीज़ें मिली कि विसिल ब्लोअर पॉलिसी से एक सवाल जरूर आएगा, दूसरा ये फुल फॉर्म है जो पब्लिक इंटरेस्ट डिस्क्लोजर एंड प्रोटेक्शन ऑफ इन्फॉर्मर जो आया है, ये फुल फॉर्म है PIDPI का फुल फॉर्म। चलिए अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर। सवाल पूछा गया साधारण सा, लेकिन सवाल जब हायर स्केल में जाते हैं, स्केल 1 से 2, 2 से 3 दया जी, तो ऐसे लंबे लंबे सवाल आते हैं। लेकिन जब क्लरिकल में आते हैं तो 1 लाइनर सवाल आते हैं। तो यहाँ सवाल पूछा गया है इन अकॉर्डेंस विद द प्रोविजन ऑफ माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम इंटरप्राइजेस डेवलपमेंट MSME Act 2006, small enterprises are those where the investment in plant and machinery or equipment does not exceed how much crore rupees and the turnover does not exceed how much crore rupees। तो यहाँ देखिए सवाल वही है लेकिन लंबा कर दिया। ये पूछा है कि कोई भी MSME का यूनिट है वो स्मॉल इंटरप्राइजेस कब कहलाएगा, उसमें इन्वेस्टमेंट कितना हो सकता है मैक्सिमम और टर्नओवर कितना हो सकता है। देखिए दया जी ने लिख दिया 10 से 50, 10 से मैक्सिमम होना चाहिए इन्वेस्टमेंट, 50 जो है ये होना चाहिए। सौरभ जी, सोमनाथ जी, शशि जी, श्रीदेवी जी गुड मॉर्निंग कर रहे हैं, वाह ये हुई ना बात, गुड मॉर्निंग हो गया। मैं तो बोलता हूँ ग्रेट मॉर्निंग लिखिए। क्या लिखिए दया जी? ग्रेट मॉर्निंग। ग्रेट मॉर्निंग का मतलब होता है जब भी आप सीखने लगते हैं ना, वो होता है ग्रेट मॉर्निंग, ग्रेट मोर अर्निंग। क्या होता है दया जी? आपको बताया था ग्रेट मोर अर्निंग। तो जब भी आपको अच्छा समय गुजर होता है ना आपका, तो आप बोलिए ग्रेट मॉर्निंग। ग्रेट मॉर्निंग का मतलब होता है यस ग्रेट मॉर्निंग, ग्रेट मोर अर्निंग। व्हेन यू आर लर्निंग देन यू आर अर्निंग। तो अभी जब लर्न कर रहे हैं तो आप अर्न कर रहे हैं, इसलिए इसको ग्रेट मॉर्निंग कहते हैं। तो यहाँ पर सीधा सवाल पूछा गया स्मॉल इंटरप्राइजेज में इन्वेस्टमेंट कितना से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, टर्नओवर कितना से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। तो इन्वेस्टमेंट जो होगा, इन्वेस्टमेंट इन प्लांट एंड मशीनरी डज नॉट एक्सीड ₹10 करोड़ एंड टर्नओवर डज नॉट एक्सीड ₹50 करोड़। तो 10 करोड़, 50 करोड़ अगर ये क्राइटेरिया है स्मॉल का। माइक्रो का क्राइटेरिया है 1 करोड़ का इन्वेस्टमेंट, 5 करोड़ का टर्नओवर। और मीडियम का जो क्राइटेरिया है इन्वेस्टमेंट 50 करोड़ और टर्नओवर 250 करोड़। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर। यहाँ पर पूछा गया एंटरप्रेन्योर डेवलपमेंट ट्रेनिंग प्रोग्राम होता है, तो EDP बोलते हैं उसको। EDP ट्रेनिंग जो है ऑप्शनल फॉर प्रोजेक्ट कास्ट अप टू हाउ मच रुपीज पर PMEGP बेनिफिशियरी। जो PMEGP बेनिफिशियरी होते हैं उस PMEGP बेनिफिशियरी के लिए बोला गया है कि कितने रुपए तक अगर प्रोजेक्ट कास्ट देगा तो उसका एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट प्रोग्राम बोलते हैं उसको। क्या बोलते हैं? EDP का फुल फॉर्म है। राहुल मिश्रा जी देखिए पढ़ रहे हैं, है ना। राहुल मिश्रा जी एकदम एग्जामिनेशन भी पास कर लिए हैं लेकिन अभी पढ़ाई भी कर रहे हैं, क्योंकि प्रमोशन एग्जाम के इंटरव्यू में ये भी सवाल पूछे जा सकते हैं। तो यहाँ पर पूछा गया है EDP का मतलब होता है एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट प्रोग्राम। और ये एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट प्रोग्राम कंपलसरी किया था 2020 में, कंपलसरी किया गया था। 2014-15 से भी कंपलसरी किया था, लेकिन उसमें कुछ मॉडिफिकेशन किया गया 2020 में, और इसको ऑप्शनल किया गया था प्रोजेक्ट कास्ट कितना रुपए का होगा। तो ये जो है
प्रोजेक्ट कास्ट इसके लिए किया गया है 2 लाख रुपए। 2 लाख रुपए तक अगर प्रोजेक्ट कास्ट है तो उसके लिए जो एंटरप्रेन्योर डेवलपमेंट प्रोग्राम है उसको ऑप्शनल कर दिया है, अगर नहीं चाहेगा तो भी आपको दे देंगे, लेकिन 2 लाख से ऊपर होगा तो मैंडेटरी होगा। चलिए अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर देखिए। सवाल पूछा गया, रेट ऑफ सर्विस चार्ज टू बी पेड टू कार डीलर्स एंड देयर सेल्स एग्जीक्यूटिव, डीलर सर्विस चार्जेस एट ऑल सेंटर इररिस्पेक्टिव ऑफ लोकेशन ऑन द डिसबर्समेंट अमाउंट मोर देन 1.25 करोड़। यहाँ पर देखिए एक टाई अप वाला सवाल पूछ दिया गया, ये पर्टिकुलर दक्षिण बिहार ग्रामीण बैंक का है। तो वहां पर जो भी डीलर्स होंगे जहां पर ये कार लोन वगैरह सैंक्शन करते हैं, उनके एग्जीक्यूटिव्स और उनके लिए उनको सर्विस चार्ज पे करना होता है। तो बोला गया है कि अगर किसी डीलर के साथ डिसबर्समेंट 1.25 करोड़ से अधिक का डिसबर्समेंट हो जाता है तो उनको एक चार्ज पे करते हैं, एक कमीशन पे करते हैं, वो कितना होना चाहिए करके बोला गया है। तो एक स्पेशल टाई अप हुआ है आपके बैंक का, इसलिए इससे जुड़ा हुआ सवाल पूछ लिया। तो यहाँ पर ये आपके बैंक का अगर कोई ऐसा स्पेशल टाई अप होगा तो आप उसको ध्यान रखिएगा। यहाँ पर था 1.95%, मतलब 1.95% जितना डिसबर्समेंट हुआ है उसका सर्विस चार्ज या उसका कमीशन जो है डीलर्स को पे किया जाएगा। यहाँ पर ये बात कही गई है, अगर उस डीलर से 1.25 करोड़ का जो है लोन सैंक्शन उससे ज्यादा हुआ। इसका मतलब दया जी समझे, मान लीजिए एक डीलर है, वहां पर से वो प्रपोजल भेज रहा है आपको, ठीक है, तो डीलर प्रपोजल भेजेगा तो बैंक को फायदा हुआ कि नहीं? बैंक ने तो अपना क्राइटेरिया देख लिया कि हमको ये पेपर चाहिए, ऐसे ऐसे बंदे चाहिए, ऐसे हमको क्लाइंट चाहिए, तो हम उनको सैंक्शन करते हैं। अब डीलर क्या कर रहा है, डीलर के पास क्या कार खरीदने वाले कहाँ जाते हैं? बैंक नहीं जाते, डीलर के पास जाते हैं। तो डीलर क्या करता है, वो जो बंदा कार खरीदना है उसको शिफ्ट कर देता है आपके बैंक की तरफ। तो जब आपके बैंक की तरफ शिफ्ट करेगा तो बिजनेस आपको मिल रहा है, आप प्रॉफिट कमाएंगे, इसीलिए उसका कुछ हिस्सा उनको कमीशन के तौर पे देते हैं। समझ में आ गया जी? तो ये है 1.95%। तो ये बैठे बैठाए आपको बिजनेस मिल रहा है, इसीलिए यहाँ पर ये ध्यान देने वाली बात है। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर देखिए क्या लिखा है। दक्षिण बिहार ग्रामीण बैंक प्रॉपर्टी लोन मैक्सिमम लोन लिमिट विल बी ऑफ द रियलाइजेबल वैल्यू ऑफ द प्रॉपर्टी फॉर सैलरीड, how many times of gross monthly salary on the basis of last salary certificate which is lower of A and B। यहाँ पर बोला गया है कि दक्षिण बिहार ग्रामीण बैंक में प्रॉपर्टी लोन दिया जाएगा सैलरीड पर्सन को। प्रॉपर्टी लोन का मतलब होता है प्रॉपर्टी जो घर में आपके पास रजिस्ट्री का पेपर रखा है उसको लाके बैंक में रख दीजिए और लोन अगेंस्ट प्रॉपर्टी ले लीजिए। तो ये उस वैल्यू का, जो भी प्रॉपर्टी आपके पास जिसका टाइटल डीड घर में है उसका वैल्यू का कितना परसेंट आपको लोन मिलेगा जो है, और आपकी सैलरी का कितना गुना जो कम होगा, वो बात कही गई है। तो ये पर्टिकुलर लोन स्कीम जो मैं बोलता हूँ, लोन में क्वांटम ऑफ फाइनेंस, एलिजिबिलिटी, मार्जिन और मोरेटोरियम पीरियड विद रीपेमेंट, और क्या बोलता हूँ, सिक्योरिटी। ये 5 चीजें बोलता हूँ ना दया जी आपको, ये 5 चीजों में से एक चीज है। ये कौन सी चीज है बताइए? ये क्वांटम ऑफ फाइनेंस से पूछा गया। क्वांटम ऑफ फाइनेंस से जुड़ा हुआ ये सवाल है कि दक्षिण बिहार ग्रामीण बैंक में अगर प्रॉपर्टी लोन है तो कोई सैलरीड पर्सन को देना है तो उसकी प्रॉपर्टी का कितना गुना देना है। तो अगर मान लीजिए प्रॉपर्टी का वैल्यू 10 लाख है तो उसको 6.5 लाख तक दे सकते हैं, या वो जितना ग्रॉस मंथली पाता है उसका 36 टाइम। तो आज समझ लीजिए वो 10,000 पाता है तो 3,60,000 रुपये मिलेगा, या उसकी वैल्यू का 65% विच एवर इज लेस। तो ये देखिए क्या क्वांटम ऑफ फाइनेंस से जुड़ा हुआ सवाल आया। क्योंकि हम यहाँ पर स्केल 1 से 2 के सवालों पर चर्चा कर रहे हैं तो इनमें लोन के सवाल पूछे जाते हैं। आपके में भी लोन के सवाल पूछे जाएंगे, लेकिन वही 5 चीजों पे ही लोन के सारे सवाल पूछे जाते हैं जिसका जिक्र मैंने किया। हर लोन का मैं लोन के स्कीम छोटे छोटे नहीं पढ़ाता हूँ आपको, इसलिए क्योंकि आप उसका तो एक एक्सेल बना लीजिएगा 5 कॉलम बना के, क्वांटम ऑफ फाइनेंस, एलिजिबिलिटी, मार्जिन, रिपेमेंट पीरियड विद मोरेटोरियम, सिक्योरिटी और डेविएशन, तो सारे सवाल उसी में से कवर हो जाएंगे। चलिए, तो यहाँ पूछा था लोन अगेंस्ट प्रॉपर्टी, सैलरीड पर्सन को कितना दे सकते हैं, प्रॉपर्टी की जो वैल्यू है उसका 65%, या उसकी जो सैलरी है मंथली उसका 36 गुना, दोनों में से जो कम होगा। ये लेटेस्ट सैलरी मतलब पिछले महीने जो सैलरी उठाया है। चलिए अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर, ये पॉपुलर सीरीज का सवाल है, पूछा गया है इन केस ऑफ डुप्लीकेट ड्राफ्ट इन ल्यू ऑफ द लॉस्ट बैंक शुड इशू डुप्लीकेट डिमांड ड्राफ्ट टू द कस्टमर विद इन हाउ मेनी डेज। ये सवाल का जवाब तो आप लोग सब बना ही देंगे। पूछा गया है डुप्लीकेट ड्राफ्ट के केस में जिस बैंक से वो बनाया गया था वहां पर गुम गया है, तो डुप्लीकेट डिमांड ड्राफ्ट जो है
कितने दिनों में बन जाना चाहिए। बहुत बढ़िया, ये है एट द रेट ऑफ फोर्टनाइट फ्रॉम द रिसिप्ट ऑफ सच रिक्वेस्ट, मतलब 14 डेज। 14 डेज को ही फोर्टनाइट कहा जाता है, ठीक है दया जी। 14 डेज को फोर्टनाइट, 1 वीक 7 डेज, 2 वीक्स को फोर्टनाइट कहते हैं। 2 वीक्स मतलब 14 डेज। तो ज्यादातर 14 डे पूछता है, लेकिन यहाँ पर पूछ दिया फोर्टनाइट, तो ये जो है फोर्टनाइट सही होगा इसका। वहां पर 14 डेज नहीं था, फोर्टनाइट था। चलिए अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर, ये सवाल देखिए, चाहे सब स्टाफ हो चाहे क्लरिकल हो। व्हाट इज द लिमिटेशन पीरियड फॉर डिमांड प्रोमिसरी नोट? फटाक से 1 सेकंड नहीं लगाना है, एकदम आंख बंद करके लगा देंगे हमारे दया जी तो, है ना। सर ये सवाल आंख बंद करके सही हो जाएगा, बिल्कुल सही हो जाएगा। क्यों? क्योंकि ऐसा कोई भी सेशन नहीं, ऐसा कोई भी रात नहीं जहां इस सवाल की चर्चा ना हो, है। ये सवाल का चर्चा तो हर तरफ होता है, जिसको बोलते हैं लिमिटेशन पीरियड ऑफ डिमांड प्रोमिसरी नोट। आज आपने सेशन अटेंड किया होगा, इसमें लिमिटेशन पे मैंने 30 सवाल बना के दिया था, 36 सवाल, है ना। सब चकरा गए, बोले ये सर क्या क्या सवाल आ गया, बोले सर लिमिटेशन पीरियड का अब कहाँ लगाए, हम तो एक ही जानते हैं डीपी नोट आएगा ही ये, लेकिन मैं एक्सरसाइज कराने के लिए दूसरा आ गया तो क्यों चुकेंगे। ये आएगा तो कितने लोग बना लेंगे? 100 लोग बना लेंगे, जितने लोग एग्जाम दे रहे हैं सब बना लेंगे, लेकिन जो आज सेशन अटेंड किए हैं उनमें से कुछ आएगा तो आप ही लोग बना पाएंगे, या जो पढ़ा है वो बना पाएगा। चलिए अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर, अच्छा इसका उत्तर तो लिख लिया आपने। व्हाट इज द लिमिटेशन पीरियड ऑफ डिमांड प्रोमिसरी नोट? दैट इज द 3 years फ्रॉम द डेट ऑफ डिमांड प्रोमिसरी नोट। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर, व्हाट इज द नॉन लैंडिंग पावर फॉर रिपेयरिंग एंड मेंटेनेंस ऑफ स्केल 2 ऑफिसर? यहाँ पर लिखना भूल गया, ये स्केल 2 ऑफिसर के लिए है। स्केल 2 ऑफिसर का नॉन लैंडिंग पावर कितना है रिपेयर एंड मेंटेनेंस के लिए? तो ये नॉन लैंडिंग पावर से जुड़ा हुआ सवाल है, चूंकि स्केल 1 से 2 है तो इसमें इंटरनल के ऐसे सवाल पूछे जाते हैं। तो यहाँ पर नॉन लैंडिंग पावर है स्केल 2 का 3000 पर केस। व्हाट इज द नॉन लैंडिंग पावर ऑफ रिपेयर एंड मेंटेनेंस? तो पर इवेंट या पर जो बिल पर केस है ये होगा 3000। यस राजू नैन जी आ गए हैं जी, हैं जी, बहुत बड़ी देर से बाद दिखे आज, है ना। राजू जी कैसे हैं? वाह, कल है ना, शानदार सर, बेहतरीन। ये हुई ना बात, है ना। आप जैसे जितना भी हो गया ना उसके लिए आभार व्यक्त करिए और बोलिए कि मैं जो पढ़ा हूं वही आएगा। और अगर आपके मन में दृढ़ इच्छा शक्ति है, आपके मन में तीव्र प्रार्थना है कि वही सवाल आए, तो कंप्यूटर में जो सवाल है ना वो भी बदल सकते हैं, जो सवाल है वो भी बदल सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हमारे देखिए शानदार जबरदस्त बेहतरीन बता दिया राजू नैन जी। अब इनको आदत हो गई है, एकदम रात को भी उठाओ तो बोलते कैसे हो सर, एकदम बेहतरीन हो, लाजवाब हो, और आपको देख के तो और लाजवाब हो गया। चलिए, तो व्हाट इज द नॉन लैंडिंग पावर फॉर रिपेयर एंड मेंटेनेंस? 3000 स्केल 2 का था, स्केल 2 लिखना भूल गया, आप लोग नोट कर लीजिएगा। चलिए अगला सवाल, फुल फॉर्म ऑफ फेमा। ये देखिए स्केल 1 से 2 में ये सवाल आ रहा है, फेमा का फुल फॉर्म पूछा गया है। इसमें तो बिल्कुल समय जाया नहीं करेंगे। फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट, क्या बोलते हैं इसको? फेमा का जो फुल फॉर्म है उसको बोलते हैं फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट, इसको बोलते हैं फेमा। और फेमा किस लिए बनाया गया था? फेमा इसलिए बनाया गया था कि जो भी एक्सटर्नल ट्रेड होंगे इंडिया में और उनमें पेमेंट होंगे वो ऑर्डरली हों, सही तरीके से हों, वो सही मेंटेन हो फॉरेन एक्सचेंज मार्केट में, उसके प्रोसीजर, उसके फॉर्मेलिटीज, उसके डीलिंग, ये सब पे निगरानी हो। यही इसका ऑब्जेक्टिव था फेमा का। तो फेमा जो एक्ट है वो 1999 में बना था, और ये इसीलिए बनाया गया था कि जो भारत में विदेशी मुद्रा प्रबंधन है, भारत में अगर कोई नागरिक विदेश से आता है, ठीक है राजू जी, विदेश से कोई आता है मुद्रा लाता है, तो उसकी डीलिंग कैसे होनी चाहिए, वो कहाँ रखा जाएगा, कौन सा अकाउंट खोलेगा, कैसे उसमें ट्रांजेक्शन्स होंगे, ये सारी चीज़ों के लिए फेमा बनाया गया था। तो ये हो गया फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट, इसका फुल फॉर्म। अगला जो है आपके स्क्रीन पर देखिए, व्हाट इज द स्टेटस ऑफ नॉमिनी इन द केस ऑफ डिपॉजिट? कोई सा 3 बार आया कर रहे हैं, अच्छा दया जी, अच्छा वो सवाल, हाँ यहाँ पर क्या है, व्हाट इज द स्टेटस ऑफ नॉमिनी इन केस ऑफ डिपॉजिट? नॉमिनी का स्टेटस क्या होता है? अगर ऐसा सवाल आया तो क्या लिखेंगे मेरे साथी? वाह बहुत बढ़िया, ट्रस्टी ऑफ लीगल हेयर। बहुत बढ़िया। जब भी नॉमिनी की बात आती है तो उसकी परिभाषा होती है ट्रस्टी ऑफ द लीगल हेयर्स, मतलब मरने वाले व्यक्ति ने भरोसा किया था उस नॉमिनी पर कि उस नॉमिनी को बैंक अगर पैसा देगी तो वो मेरे लीगल हेयर को चला जाएगा। इसका मतलब होता है स्टेटस ऑफ नॉमिनी। तो स्टेटस ऑफ नॉमिनी में अगर पूछा सवाल तो ही इज द ट्रस्टी ऑफ लीगल हेयर्स, ये सवाल का उत्तर होगा कि जो मरने वाला व्यक्ति है वो किसी दूसरे व्यक्ति पर भरोसा किया
कि बैंक मैनेजर साहब अगर उस व्यक्ति को पैसा दे देंगे तो मेरा पैसा सुरक्षित मेरे उत्तराधिकारियों पर, मेरे पुत्र सुपुत्र पर, मेरे पर जो उत्तराधिकारी है उनको मिल जाएगा। चलिए अगला सवाल आपके स्क्रीन पर, मैक्सिमम लोन अमाउंट एग्जम्प्टेड फ्रॉम क्रेडिट रिस्क रेटिंग। कितने रुपए तक के लोन जो होंगे उनको एग्जम्प्ट किया गया है रिस्क रेटिंग करने के लिए। जब भी कोई लोन हम प्रोसेस करते हैं तो उस लोन को प्रोसेस करते समय एक रेटिंग करते हैं। रेटिंग इसलिए करते हैं ताकि हम निर्णय ले पाएं कि उस लोन को सैंक्शन करेंगे कि नहीं करेंगे। तो यहाँ पर बोला गया है कितने रुपए तक का लोन होगा, तो उसमें रेटिंग नहीं भी करोगे तो चलेगा, क्योंकि रेटिंग करेंगे तो एक नंबर कम पाया, नंबर कम पाने से वो लोन सैंक्शन होने से भी रुक सकता है, हर्डल्स बोलते हैं इसको। तो यहाँ पर पूछा गया है कि कितने रुपए तक के लोन में रेटिंग की जरूरत नहीं है। रेटिंग में 5 तरह के रेटिंग 5 तरह की चीज़ों को इन्वॉल्व किया जाता है। उस व्यक्ति का एज कितना है, इनकम क्या है, मतलब पर्सनल डिटेल, फिर बिजनेस डिटेल, फिर उसके एजुकेशन डिटेल, और फिर उसका एक्सपीरियंस डिटेल, और उस प्रोजेक्ट के बारे में जानकारी। ये 5 चीज़ों के आधार पर नंबर दिया जाता है। इनकम क्राइटेरिया भी है उसमें। चलिए, तो मैक्सिमम लोन अगर रिस्क रेटिंग एग्जम्प्ट किया जाएगा वो है 2 लाख। तो यहाँ पर बहुत सारे साथियों के लिए नया होगा, क्योंकि ये बैंक टू बैंक वेरी करता है, इसीलिए इसका जवाब नहीं दे पा रहे हैं, कोई बात नहीं, देख लीजिएगा। चलिए, व्हेन लोन अगेंस्ट स्टॉक बट द की एंड लॉक विद द बैंक, मतलब सवाल ये कहना चाह रहा है कि किसी को लोन दिया गया है स्टॉक के अगेंस्ट और स्टॉक जो है लॉक एंड की में है बैंक के साथ, तो इस चार्ज को क्या कहेंगे? इस चार्ज का नाम लिख दीजिए जरा। सौरभ कुमार जी ने बहुत तेज गति से, है ना, बाउंड्री के पास ही उसको कैच पकड़ लिया और बेहतरीन तरीके से जवाब भी लिख दिया। अरे सर, शानदार तरीके से। इसको बोलते हैं प्लेज। जब भी कोई लोन है, स्टॉक के लोन दिए तो उसमें जो स्टॉक रखा गया है वो लॉक एंड की में रखा गया है, मतलब बिना बैंक की अनुमति से वो स्टॉक को खोल नहीं सकता। ऐसे केस में जो चार्जेस होते हैं उसको प्लेज कहते हैं। बहुत बढ़िया ज्योति जी, दया जी, सब बढ़िया टाइप कर रहे हैं। चलिए, अच्छी बात है। और अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर, चार्ज व्हेन द पोजीशन एंड ओनरशिप विद बॉरोवर। ऐसा चार्ज जहां जो गुड्स एंड सिक्योरिटी का पोजीशन बॉरोवर के पास होता है और उसका ओनरशिप भी बॉरोवर के पास होता है, तो उस चार्ज क्रिएशन का नाम क्या है? बहुत बढ़िया ज्योति जी। ज्योति जी कौन से बैंक से हैं? आज पहली बार दिख रहे हैं सेशन में, ऐसा लग रहा है। और JRGB से हैं। अरे वाह, कल तो आपका एग्जाम है, फिर ये सारे सवाल आएंगे कल हूबहू, है ना। तो यहाँ पर चार्ज व्हेन पोजीशन एंड ओनरशिप इज बॉरोवर, बहुत बढ़िया आपने लिखा, ये बोलता है हाइपोथिकेशन। तो हाइपोथिकेशन और प्लेज दोनों के लिए सवाल पूछ लिया। देखिए, अब एक बचा है मॉर्गेज। क्या लगता है, कितने लोग को लगता है कि मॉर्गेज का सवाल भी आया होगा, है ना? ये एक ही बैंक के एक ही स्केल के प्रमोशन एग्जाम में एक प्लेज का सवाल पहले, थोड़ी देर पहले हमने देखा था। अभी हाइपोथिकेशन का एक बचा है मॉर्गेज। आगे देखते हैं होता क्या है। अमाउंट अप टू विच लोन कैन बी सैंक्शन बाय चीफ मैनेजर एट द ब्रांचेस। यहाँ पर समझ लीजिए, लोन के जो डेलीगेशन पावर है उसको पूछ लिया कि चीफ मैनेजर जो है, ब्रांच मैनेजर है, तो कितने रुपए तक का लोन सैंक्शन कर सकता है। अपने अपने बैंक का लोन टाइप कर दीजिए, चीफ मैनेजर कितने रुपए का कर सकते हैं अपने बैंक का। जैसे सोमनाथ दास जी लिख रहे हैं, कौन सा बैंक है सोमनाथ जी, बैंक का नाम भी लिख देंगे तो अच्छा रहेगा। तो यहाँ पर जो है ये जो सवाल आया था ये DBGB में आया था। तो दक्षिण बिहार ग्रामीण बैंक में 1 करोड़ का है चीफ मैनेजर को सैंक्शन करने का जो है डेलीगेशन पावर है, लोन डेलीगेटेड पावर है। अब दया जी ने लिखा है 25 लाख 40 लाख, दोनों कन्फ्यूजन हो गया। चलिए, तो चीफ मैनेजर जो है ब्रांच मैनेजर हैं, तो वो यहाँ पर DBGB का 1 करोड़ है, लेकिन आप अपने बैंक को रेफर करिएगा, क्योंकि लोन पॉलिसी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर बनाती है अपने रिस्क टेकिंग कैपेसिटी के आधार पर, CRAR के आधार पर और विभिन्न एसेट लायबिलिटी मैनेजमेंट के आधार पर उन्होंने डेलीगेशन पावर देते हैं। बैंक टू बैंक ये डिफर करता है। चलिए, अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर, यहाँ पर लिखा है वो कौन सा की मेजर है, which is a key measure of a firm ability to repay its term loan। किसी भी फर्म के टर्म लोन को रीपे कर पाएगा, इसकी योग्यता जांचने के लिए कौन सा रेशियो देखा जाता है, ये सवाल पूछा गया है। तो ये 1 से 2, 2 से 3 में ये पॉपुलर सीरीज का सवाल है, और इंटरव्यू में भी यही चीज पूछा जाता है कि कोई भी फर्म जो है अपने टर्म लोन को रीपे कर पाएगा, इसको कैसे जांच करेंगे, कौन सा रेशियो है? इसको बोलते हैं DSCR, इसको बोलते हैं डेब्ट सर्विस कवरेज रेशियो।
तो डेब्ट सर्विस कवरेज रेशियो के बारे में हायर स्केल में तो जरूर सवाल पूछता है कि DSCR जो है वो रेशियो क्या है, और ज़्यादातर यही सवाल पूछता है कि टर्म लोन जो होते हैं उनको रीपेमेंट एबिलिटी चेक करने के लिए कौन सा फार्मूला होता है। तो DSCR बोलते हैं उसको, डेब्ट सर्विस कवरेज रेशियो, और ये जो की मेजर है कि किसी कंपनी की एबिलिटी को जांचने के लिए कि अपने लोन को रीपे कर पाएगा कि नहीं कर पाएगा। तो इसके लिए जो फार्मूला होता है वो फार्मूला क्या होता है, DSCR का जो फार्मूला होता है प्रॉफिट आफ्टर टैक्स प्लस डेप्रिसिएशन प्लस इंटरेस्ट ऑन लोन डिवाइडेड बाय इंटरेस्ट ऑन लोन प्लस लोन रिपेमेंट इन ईयर। तो ये फार्मूला भी होता है। किसी इंटरव्यू में आपसे ये भी पूछा जाता है कि इसका फार्मूला क्या है, अगर लोन में काम कर रहे होंगे तो पूछ लेगा। कई जो एग्जामिनेशन है हायर स्केल में 3 to 4 2 to 3 में ये फार्मूला भी पूछ लेता है। तो फार्मूला क्या है, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स प्लस डेप्रिसिएशन प्लस इंटरेस्ट ऑन लोन डिवाइडेड बाय इंटरेस्ट ऑन लोन प्लस लोन रिपेमेंट पीरियड। चलिए अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर लेते हैं। सवाल है, in addition to the usual normal recovery reminder notices efforts, how many days notice for calling upon the borrower to remedy the default shall be given with copy to guarantor in writing in local vernacular languages। यहाँ पर पूछा गया है नॉर्मल जब रिकवरी करते हैं, रिकवरी पॉलिसी से जुड़ा हुआ सवाल है कि नॉर्मल जब रिकवरी करते हैं तो रिकवरी के लिए जो रिमाइंडर भेजते हैं, डिमांड नोटिस भेजते हैं, पर्सनल एफर्ट्स करते हैं, कांटेक्ट करते हैं, जो भी और फोन करते हैं, इसके अलावा एक रिकॉल नोटिस भेजते हैं। रिकॉल नोटिस क्या होता है कि रिकॉल नोटिस ऐसा है कि हमने जितना भी हमारा पैसा है हमको वापस चाहिए, अब आपसे हम संबंध बनाना नहीं चाहते। क्यों? क्योंकि हमने एक संबंध बनाया है डेटर और क्रेडिटर का, क्रेडिटर और डेटर का, कि वो जो बारोवर है उसको हमने 10 लाख रुपए दिया और उनसे कॉन्ट्रैक्ट किया कि आप 10-10 हज़ार रुपये करके हमें 30 साल में लौटाना। तो ये कॉन्ट्रैक्ट क्या कहलाएगा, एग्रीमेंट, जिसको लोन एग्रीमेंट, टर्म लोन एग्रीमेंट बोलते हैं। लेकिन ये जब नहीं पटाता है समय पर तो अब ये कॉन्ट्रैक्ट ब्रीच कर दिया। जब कॉन्ट्रैक्ट ब्रीच कर दिया तो हम नॉर्मल नोटिस, रिकवरी ये सारा देते हैं, उसके बाद एक रिकॉल नोटिस करते हैं। तो ये रिकॉल नोटिस जो है नॉर्मल नोटिस के अलावा जब हम मांगने जाते हैं डिफॉल्ट को, उसके कितने दिनों के अंदर नोटिस भेजेंगे, और ये वर्नाकुलर लैंग्वेज में जो है न्यूज़पेपर में छाप सकते हैं उनको, ऐसा भी कहा गया है। तो ये है विदिन 15 डेज, मतलब जो रिकॉल नोटिस है, जितने भी नोटिस भेजेंगे, मान लीजिए सपोज, इसका मतलब ये है दया जी समझिए, कोई खाता एनपी हो गया, आज एनपी हो गया, खराब हो गया, तो हम क्या करते हैं, उसको डिमांड नोटिस भेजते हैं, सारे नोटिस भेजते हैं। उसके बाद उसके नोटिस भेजने के बाद सारे एफर्ट्स के बाद 15 दिनों के अंदर एक डिमांड रिकॉल नोटिस भेजना होगा, ये कहा गया है। चलिए अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है, स्ट्रेटजी लिक्विडिटी रेशियो इज मेंटेन्ड एज, स्ट्रेटजी लिक्विडिटी रेशियो जो है उसको मेंटेन किया जाता है कैसे, ये पूछा गया है। तो ये स्ट्रेटजी लिक्विडिटी रेशियो को मेंटेन किया जाता है, ये तो अंडर सेक्शन गलत लिखा है, ये अंडर सेक्शन 24 ऑफ बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट है, इसको सुधार लीजिए। ये क्या होगा, अंडर सेक्शन 24 ऑफ द बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट है। SLR जो है, SLR का जो डेफिनेशन है वो कहाँ किया गया है, ये सवाल है। तो ये मैं PDF में सुधार दूंगा आपको, आप अपने हाथ से सुधार लीजिएगा कि अंडर सेक्शन 24 ऑफ बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949 में इसको रिजर्व बैंक ने कहा है कि जो भी बैंक होंगे उनको SLR रेशियो मेंटेन करना होगा। और अगर CRR पूछा जाए तो CRR को बोलिएगा कि CRR मेंटेन करना पड़ता है बैंक को एज पर द गाइडलाइन अंडर सेक्शन 42 ऑफ द RBI एक्ट, अंडर सेक्शन 42 ऑफ द RBI एक्ट। वो क्या करना होता है, वो होता है CRR, और 24 में क्या होता है, SLR। तो इसको 24 पढ़ा जाए। चलिए अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर, रिलेशनशिप ऑफ बैंक एंड कस्टमर इन ओवरड्राफ्ट अकाउंट, ये बढ़िया सवाल है जी। यस, सौरभ कुमार जी ने लिखा, अंडर सेक्शन 42 ऑफ RBI एक्ट में CRR होता है, बहुत बढ़िया। चलिए ये देखिए, अच्छा सवाल आपके स्क्रीन पर आया, रिलेशनशिप बिटवीन बैंक एंड कस्टमर इन केस ऑफ ओवरड्राफ्ट अकाउंट। अगर हम लोन देते हैं ओवरड्राफ्ट अकाउंट में तो बैंक एंड कस्टमर का जो रिलेशनशिप है क्या हो जाता है।
सोमनाथ जी लिखते हैं डेटर एंड क्रेडिटर, नहीं 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 नहीं, गलत हो जाएगा ये। क्या होगा, इसको देखिए, बैंक है, बैंक पहले लिखा है तो बैंक क्या होगा इसमें, क्रेडिटर होगा। यस राजू नैन जी, बहुत बढ़िया। दया जी भी लिखे हैं बैंक क्रेडिटर कस्टमर डेटर, ये और अच्छा हो गया क्लेरिफाई। तो बैंक विल बी क्रेडिटर एंड कस्टमर विल बी डेटर, क्योंकि यहाँ पर ओवरड्राफ्ट है। लेकिन अगर सवाल में, ऐसे ही सवाल में अगर ये आ जाए कि ओवरड्राफ्ट अकाउंट इन क्रेडिट बैलेंस, तो ये उल्टा हो जाएगा। अगर एग्जामिनेशन में आ जाएगा व्हाट इज द रिलेशनशिप ऑफ बैंक एंड कस्टमर इन केस ऑफ ओवरड्राफ्ट अकाउंट विथ क्रेडिट बैलेंस, तो हो जाएगा बैंक जो है डेटर हो जाएगा, कस्टमर क्रेडिटर हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर ऐसा कुछ लिखा नहीं है, ओवरड्राफ्ट अकाउंट लिखा है, तो यही होगा जो स्क्रीन पर है। मान लीजिए बैलेंस का जिक्र नहीं किया है, ओवरड्राफ्ट अकाउंट कहा गया है, तो हम मान के चल रहे हैं, एज्यूम कर रहे हैं कि उसमें डेबिट बैलेंस होगा, क्योंकि ओवरड्राफ्ट अकाउंट है। और अगर स्पेशली मेंशन किया गया हो क्रेडिट बैलेंस, तो फिर हम लोग उसको उस तरीके से पढ़ेंगे। तो रिलेशनशिप बिटवीन बैंक एंड कस्टमर इन केस ऑफ ओवरड्राफ्ट अकाउंट, बैंक विल बी द क्रेडिटर एंड कस्टमर विल द डेटर। जैसी सेवा देंगे वैसा संबंध बनेगा। तो यहाँ पर देखिए कितना बढ़िया सवाल पूछ दिया दया जी। ये सारे सवाल आएंगे आपकी स्क्रीन पर, देखिए कल आपको जो है ना, जितने भी सवाल हम चर्चा करेंगे, हार्डली 5 या 6 सवाल ऐसे होंगे जो हमने चर्चा नहीं किए होंगे, बाकी सारे सवाल जो हैं पढ़े पढ़ाए होंगे। DICGC प्रीमियम बोर्न बाई, DICGC जो प्रीमियम होता है, डिपॉजिट इंश्योरेंस एंड क्रेडिट गारंटी कॉर्पोरेशन का जो प्रीमियम होता है, क्योंकि इसके नियमानुसार RBI कहता है कि जितने भी बैंक हैं उसमें पब्लिक के जो डिपॉजिट हैं उनको इंश्योर्ड होना चाहिए, और उसका इंश्योरेंस जो होगा कौन करेगा, ये बात कही गई है। तो ये राजू नैन जी लिखे हैं JRGB बैंक करेगा, वाह बहुत बढ़िया जी। जियो मेरे लाल, रिस्पेक्टिव बैंक करेगा। ज्योति जी लिखते हैं बैंक करेगा, बैंक करेगा। लेकिन ज्यादातर जो सवाल सीधे सीधे सवाल पूछता है वो है बैंकों के द्वारा किया जाएगा, बैंकों के द्वारा किया जाएगा। अब देखिए इंश्योरेंस भी ऐसे ऐसे दिया है दया जी, हमने सिक्का लगा के दिया है हम लोग। इंश्योरेंस कितना करना पड़ता है, देखो बताओ, 12 पैसा करना पड़ता है ना, तो ये 12 पैसा तो मिला नहीं, 10 पैसा मिला ऐसे है। तो 12 पैसा प्रति सैकड़ा इंश्योरेंस का प्रीमियम होता है, तो इसीलिए यहाँ पैसा सिक्का रखा हुआ है। चलिए अब बात, ये ऐसे सिक्के अब ना, पहले गांव में रहते थे ना, तो दादी अम्मा वगैरह ऐसे ना, वो किस में गिलास उलास में भर के रखते हैं ना, मटका वटका में, वैसे मिलते थे, है ना, वो फोड़ते थे, फिर जाओ जा बेटा बाजार करके रथ यात्रा देख के आना, ऐसे बोलते थे। अच्छा लगता था ना वो, खुशी। चलिए अब बढ़ते हैं अगले सवाल पर। इफ नेट वर्किंग कैपिटल ऑफ ए एंटिटी इज ₹12 lakhs, करंट लाइबिलिटी इज 48 lakhs, व्हाट विल बी द करंट रेशियो। तो देखिए नेट वर्किंग कैपिटल यहाँ पर दिया गया है, करंट लाइबिलिटी दिया गया है, और पूछा गया है करंट रेशियो। तो करंट रेशियो क्या होता है, 2 चीजों का रेशियो होता है, एक होता है करंट एसेट, दूसरा होता है करंट लाइबिलिटी। तो करंट एसेट निकाल लीजिए, तो फिर रेशियो निकल जाएगा। तो ज्यादा समय नहीं गुजारते, सीधा आंसर पे जाते हैं। देखिए करंट नेट वर्किंग कैपिटल क्या होता है, करंट एसेट माइनस करंट लाइबिलिटी। तो यहाँ पर देखिए नेट वर्किंग कैपिटल 12 दिया है, करंट लाइबिलिटी 48 दिया है, तो करंट एसेट हो जाएगा 60। तो 60 डिवाइडेड बाई 48 जो हो जाएगा करंट रेशियो। तो करंट रेशियो हो जाएगा 1.25, क्योंकि करंट एसेट 60 होगा, करंट लाइबिलिटी 48 होगा। तो सिंपल सा फॉर्मूला है, नेट वर्किंग कैपिटल इज इक्वल टू करंट एसेट माइनस करंट लाइबिलिटी, और करंट लाइबिलिटी दिया गया है 48, नेट वर्किंग कैपिटल दिया गया 12, तो दोनों को जोड़ देंगे तो करंट एसेट हो जाएगा। करंट एसेट 60, करंट लाइबिलिटी 48, रेशियो विल बी 1.25। चलिए अब बात करते हैं अगले सवाल पर। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर, ये देखिए यहाँ पर पूछा गया है एक नया सवाल। इफ नेटवर्किंग कैपिटल ऑफ एंटिटी इज 8 lakhs, करंट एसेट इज 32 lakhs, व्हाट विल बी द करंट रेशियो। यहाँ पर नेटवर्किंग कैपिटल 8 लाख दिया है, करंट एसेट 32 lakhs दिया गया है, तो करंट रेशियो कितना होगा। तो दो सवाल आ गए हैं। यहाँ पर नेटवर्किंग कैपिटल होगा आपका जो दिया गया है 8 लाख, और करंट एसेट दिया गया 32। तो 32 में से 8 माइनस कर देंगे तो करंट लाइबिलिटी आ जाएगा 24, फिर रेशियो निकाल लीजिए। करंट एसेट तो ऑलरेडी 32 है, करंट लाइबिलिटी 24 होगा, 1.33। तो आपने देखा भी होगा टंडन मेथड से जब हम करते हैं तो
वन मेथड के अनुसार जो करंट रेशियो होता है ना, जो करंट रेशियो होता है टंडन मेथड से, वो 1:1.33 होता है और एक में 1.25 होता है। उसी के आधार पर ये सवाल पूछा गया है। चलिए अगला सवाल देखते हैं आपकी स्क्रीन पर। अमाउंट ऑफ रेंट अप टू हाउ मच रुपीज विल बी एग्जम्प्टेड फॉर TDS। जो टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स है, उसमें अगर कोई इनकम जो है रेंट के माध्यम से आय कमाते हैं, अपनी कोई प्रॉपर्टी को रेंट देते हैं और अपनी कोई भी चीज को रेंट देते हैं, जैसे अभी हमारे दया जी है, दया जी क्या करेंगे, अगर को उनके कोई एसेट लगा देंगे, अपने पैसा खरीदेंगे लगाएंगे और कोई एसेट बनाएंगे और उस एसेट को कहीं पर किराए पर दे देंगे। तो किराए पर देंगे तो दया जी आय होगी ना, तो वो आय होगी तो उस आय पर टैक्स लगता है। तो आपकी कितनी आय होनी चाहिए कि टैक्स लगेगा, ये पूछा गया। तो देखिए राजू नैन जी लिख दिए हैं, वाह बहुत बढ़िया, सब लिखे हैं, ज्योति जी लिखे हैं। तो यह 2,40,000, 2,40,000 से तक है तो TDS नहीं लगेगा। 2,40,000 से ऊपर इनकम हो गया साल का, अगर आपका कोई प्रॉपर्टी रेंट में दिए हो और रेंट का जो इनकम है 2,40,000 से ज्यादा हो गया तो टैक्स लगेगा। कितना टैक्स लगेगा मेरे साथी टाइप करके बता दीजिए, टैक्स कितना लगेगा। यस, मिंधी गिरीश जी लगा दिए यहाँ पर कि 10% लगेगा हाउस प्रॉपर्टी बिल्डिंग में, और जो मशीन वगैरह में जो है 2% लगेगा। ठीक है, बहुत बढ़िया। चलिए अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर, व्हाट इज द डिवैल्यूएशन ऑफ करेंसी। ये बहुत अभी पिछले हफ्ते 2-3 बार पूछा गया है, मतलब ये आने की बहुत संभावना है। डिवैल्यूएशन ऑफ करेंसी क्या है, तो जब भी कोई सरकार अपने करेंसी का वैल्यू कम करता है उसको बोलते हैं डिवैल्यूएशन। सो व्हेन द गवर्नमेंट और द सेंट्रल बैंक विच इज रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, या जो भी बैंक का देश का सेंट्रल बैंक होगा, रिड्यूस द वैल्यू ऑफ इट्स करेंसी, तो उसको बोलते हैं डिवैल्यूएशन ऑफ करेंसी। अपने वैल्यू करेंसी के वैल्यू को कम करता है उसको बोलते हैं डिवैल्यूएशन ऑफ करेंसी। ये पिछले इसी महीने शायद जनवरी या फरवरी में एग्जामिनेशन में ये आया था सेम टू सेम। चलिए अगला सवाल यहाँ पर देखते हैं। ये देखिए, व्हिच चार्ज इज टू बी क्रिएटेड ऑन गोल्ड ऑर्नामेंट एंड ज्वेलरी। तो ज्वेलरी और जो गोल्ड ऑर्नामेंट रख के जो लोन देते हैं उसमें सिक्योरिटी के तौर पर उसमें कौन सा चार्ज क्रिएट होता है, ये बता दीजिए। बिल्कुल है ना, ये हो गया। क्योंकि जब भी कोई ग्राहक जो है गोल्ड लेके आएगा तो आप क्या करोगे, उसको ग्राहक से बोलोगे कि आप जो है गोल्ड ले आइए हमको दे दीजिए। जब गोल्ड कोई गुड्स एंड सिक्योरिटी आपके पास ला के रख दिया तो उसको क्या बोलेंगे दया जी, बेलमेंट्स ऑफ गुड, मतलब बेलमेंट्स ऑफ सिक्योरिटी। अपने जो भी गुड्स है उसको हमारे पास लाके जमानती रख दिया, जमानती रख दिया, तो उसको क्या बोलते हैं, बेलमेंट ऑफ गुड्स, उसको प्लेज कहते हैं। अब बताइए क्रिएशन, चार्ज क्रिएशन पे तीसरा सवाल हो गया एक एग्जामिनेशन में, और देखते हैं और कितना सवाल आएगा। तो चार्ज क्रिएशन इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है, बढ़िया सा वीडियो बना हुआ है आपके लॉगिन सेक्शन में, आप लोग को याद भी हो गया होगा, है ना। तो चार्ज इज टू बी क्रिएटेड ऑन लोन where the security is gold ornament and jewelry, then the charge is to be created as is called as pledge, pledge बोलते हैं उसको। चलिए अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर देखिए, बैलेंस शीट में से निम्नलिखित में से कौन है जो लायबिलिटी साइड में दिखाया जाता है। ऑप्शन था पहला कैश इन हैंड, दूसरा ऑप्शन था लोन, तीसरा ऑप्शन था फिक्स्ड एसेट, चौथा ऑप्शन था डिपॉजिट। टाइप करो मेरे साथी, 4 ऑप्शन थे, लोन, कैश इन हैंड, फिक्स एसेट, डिपॉजिट। तो इनमें से कौन से जो आइटम है उसको हम लोग लायबिलिटी साइड में दिखाएंगे। वाह बहुत बढ़िया, दया जी ने लिख दिया एकदम डिपॉजिट, सब लिख दिए, पंकज जी, सौरभ जी, बहुत बढ़िया है। 5 साथी जगह हैं, बाकी साथी सो गए हैं, बहुत अच्छी बात है। चलिए अगला सवाल है आपके स्क्रीन पर, ये देखिए डिपॉजिट जो है लायबिलिटी साइड होता है। तो आप लोगों को तो बैलेंस शीट याद ही हो जाना चाहिए, एज ए बैंकर हमारी अपेक्षा रहती है। बैलेंस शीट के कितने आइटम होते हैं दया जी, कितने आइटम होते हैं बैलेंस शीट के, टाइप करिए जरा यहाँ पर। 12 आइटम होते हैं। कितने आइटम होते हैं, 12 आइटम। तो वो आइटम याद होने चाहिए कि शेड्यूल 1 में क्या आता है, शेड्यूल 2 में क्या आता है, शेड्यूल 3 में क्या आता है। अगर पार्टिकुलर पूछा जाए सर कि लायबिलिटी साइड में कितने होते हैं तो 5 होना चाहिए ना सर। हाँ ऐसा नहीं पूछेगा, ऐसा नहीं पूछता है, ट्रेंड नहीं है। लेकिन लायबिलिटी साइड 5 होता है, एसेट बाकी एसेट चाहिए, तो टोटल 12 होते हैं। लेकिन एसेट उसमें 12वां नंबर जो है तो कंटिजेंट लायबिलिटी का होता है, तो टोटल 11 होते हैं।
लाइबिलिटी साइड होंगे 5, एसेट साइड होंगे 6, ये 11 हुए। एक और होता है फुट नोट में जिसको बोलते हैं कंटिंजेंट लाइबिलिटी, वो होता है 12 शेड्यूल। ठीक है, तो बैलेंस शीट यहाँ पर जो होता है ना, उसमें डिपॉजिट जो है कौन से शेड्यूल में आता है, जरा टाइप करके करो जरा सौरभ कुमार जी। सौरभ कुमार जी कौन से बैंक से हैं ये? अच्छा सर जेआरजी बैंक। JRGB हैं, वाह बहुत बढ़िया, काफ़ी ये एकदम एक्टिव रहते हैं इसमें ना, बढ़िया लगा क्योंकि मैं और देख रहा था सारे सेशन अटेंड कर लेते हैं, मानना पड़ेगा। तो यहाँ पर जो है डिपॉजिट जो है शेड्यूल 3 में दिखाया गया है। चलिए, ये एक सवाल जो है अभी बार बार आ रहा है इसी साल के लिए, तो इसको जस्ट याद रख लीजिए। टू मच मनी चेजिंग टू फ्यू गुड्स कॉमनली डिस्क्राइब एट। तो यहाँ पर जो सवाल पूछा गया है कि टू मच मनी चेजिंग टू फ्यू गुड्स कॉमनली डिस्क्राइब्ड, मतलब कोई किसी प्रोडक्ट को ज़्यादा पैसा चेज हो रहा है, उसकी वृद्धि दर हो रही है, तो उसको क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं डिमांड पुल इन्फ्लेशन। इसका मतलब ये हो गया दया जी, एक कोई प्रोडक्ट है, उसकी डिमांड बहुत ज़्यादा बढ़ गई तो उसका रेट बढ़ जाता है ना, बहुत ज़्यादा बढ़ गई तो, है ना, तो इसीलिए उसको डिमांड पुल इन्फ्लेशन कहते हैं। तो ये एक इकोनॉमिक्स का टर्मिनोलॉजी है, तो इसलिए ये सवाल पूछ रहा है कॉमनली टू मच मनी चेजिंग टू फ्यू गुड्स कॉमनली डिस्क्राइब डिमांड पुल इन्फ्लेशन। ये अभी किसी दूसरे बैंक के में प्रमोशन के डिस्कस किए थे हम लोग, उसमें भी था ये तो ये ध्यान रख लीजिए। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर, बैंकर्स ड्यूटी टू मेंटेन सिक्रेसी ऑफ ए अकाउंट होल्डर इज कॉल्ड एज। तो जो बैंकर्स की ड्यूटी होती है, हमारी क्या ड्यूटी होती है? हमारी ड्यूटी कितनी है? मैंने बताया था अभी ड्यूटी वाले क्लास में बताया था कि जो भी ग्राहक हैं उनको समय पर भुगतान करना, पेमेंट इन ड्यू कोर्स में भुगतान करना। दूसरा, ग्राहक की जो सिक्रेसी है उसको मेंटेन करना। तो ग्राहक, और तीसरा क्या है, ग्राहकों के जो शिकायत है उनको सुलझाना। तो ये जो ड्यूटी है इसको बोलते हैं टू मेंटेन सिक्रेसी ऑफ अकाउंट होल्डर। अगर अकाउंट क्लोज भी हो गया तो भी हमको ये ड्यूटी निभाना होता है। और ये इसकी व्याख्या कहाँ की गई है, इसको कौन से कॉन्ट्रैक्ट में कहा जाता है? इसको किसी साथी ने लिखा, कोई बहुत बढ़िया दया जी, है ना, आपने सही लिख दिया। इसको बोलते हैं इम्पाइल्ड कॉन्ट्रैक्ट। क्या बोलते हैं इसको? इम्पाइल्ड कॉन्ट्रैक्ट के आधार पर है। चलिए, अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर देखिए, सवाल बहुत ही शानदार है, ये भी स्केल 1 से 2 में पूछा गया। सोचिए, व्हाट इज मिक्स फार्मिंग? वैसे तो ये स्केल 0 से मतलब आपका ऑफिस असिस्टेंट से ऑफिसर के लिए सवाल है, लेकिन ये 1 से 2 में पूछा गया कि कौन सी स्थिति होती है तब उसे मिक्स फार्मिंग कहते हैं। एक तो फार्मिंग होता है, एग्रीकल्चर के 3 हिस्सा आपने अच्छे से पढ़ा ही होगा, एग्रीकल्चर का मेरा क्लास लिया होगा तो। एक होता है फार्म क्रेडिट, एक होता है आपका एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर, एक होता है एंसिलरी एग्री बिजनेस। तो यहाँ पर एक टर्म और आ गया, मिक्स फार्मिंग। तो मिक्स फार्मिंग किसे कहते हैं? जब कोई किसान खेती के साथ साथ एलाइड एक्टिविटी में भी काम करना चालू कर देता है, उसको बोलते हैं मिक्स फार्मिंग। और एलाइड एक्टिविटी में क्या होता है? गोटरी होता है, फिशरी होता है ना, ये गाय पालन होता है, ये सारा जो है हनी बी कीपिंग होगा। तो एलाइड एक्टिविटी और खेती दोनों एक साथ करने लगेगा, उसको बोलते हैं मिश्रित खेती, मिक्स फार्मिंग। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर, ये सवाल देखिए, है बड़ा लंबा है दया जी। आप तो बोलेंगे क्या ये आ गए सर एग्जाम देने, इतना बड़ा सवाल तो हमारे सर कभी पढ़ाते ही नहीं थे। लेकिन देखो, इसका सीधा सवाल ये बोल रहा है, मैंडेटरी लीव कितने दिनों का होता है? बताओ, काहे पढ़ना है इतना? As a prudent operational risk management measure, the bank shall put in place a mandatory leave policy wherein the employees posted in sensitive position or areas of operation shall be compulsorily sent on leave for a few days, not less than how many in a single spell every year, without giving any prior intimation to this employee, thereby maintaining an element of surprise। देखो क्या बोला गया है कि ऑपरेशनल रिस्क मैनेजमेंट को मिटिगेट करने के लिए बैंकों के पास एक मैंडेटरी लीव पॉलिसी है, जिसमें सेंसिटिव सेक्टर में काम करने वाले बैंक अधिकारी कर्मचारियों को बिना प्रियर इंटीमेशन के एक लंबे एक साथ एक ही स्पेल में कितने दिनों से कम के कितने दिनों के छुट्टी में भेज दिया जाता है, ये बात कही गई है। तो ये है बिल्कुल @10 वर्किंग डेज। तो 10 वर्किंग डेज 10 दिनों के लिए छुट्टी पर एक ही सिंगल स्पेल में भेज दिया जाता है। तो दया जी को हम 10 दिनों के लिए भेज देते हैं,
तब पता चलेगा कि अगर किसी कुछ गड़बड़ घोटाला हो गया तो ग्राहक आएगा, बोले मैं तो पैसा दिया था मेरे खाते में नहीं है, ऐसा ऐसा कुछ कुछ पता चलता है ना, इसीलिए भेजा जाता है। तो ज़्यादातर क्रेडिट वाले हो गए, सेंसिटिव सेक्टर में OTS वाले हो गए, रिकवरी वाले हो गए, GAD वाले हो गए, जो भी जिनमें ये होगा उनके लिए है। चलिए, लेकिन हमारे दया जी बोलते हैं सर ये फोटो बड़ा अच्छा लगाए हो आप हैं, हम तो ऐसे ही काम करते हैं, ये देखो थ्रू थ्रू मतलब ओवर द क्लॉक टिक 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 चल रहा है पूरे टाइम काम करते हैं। चलिए, अच्छी बात है। अंडर स्टाफ मेडिकल पॉलिसी व्हाट इज द मैक्सिमम हॉस्पिटल रूम चार्जेस, ये बता दो भैया, टाइप कर दो अपना अपना। मैंने बोला था 2 चीजें जरूर देखना है, अगर हॉस्पिटल में एडमिट हो जाते हो तो एक रूम का चार्ज जो है कितना है, कितने रुपए तक मैक्सिमम पे कर सकते हो, और ICU का चार्ज कितना है वो पे कर सकते हो, वो अपने अपने बैंक का पॉलिसी देख लेना। तो यहाँ पर चूंकि DBGP का है तो DBGP का जो है ₹5,000 पर डे और एक्चुअल अमाउंट विच एवर इज लेस। तो स्टाफ मेडिकल पॉलिसी में मैक्सिमम जो हॉस्पिटल रूम चार्जेस है वो है 5,000, या जो एक्चुअल खर्चा हुआ, एक्चुअल खर्चा 3,000 तो 3,000 होगा, 5,000 मैक्सिमम है। तो ये 2 चीजें आप अभी भी अगर नहीं देखे होंगे तो आप देख लीजिएगा, एक तो हॉस्पिटल का रूम का चार्ज कितना दे सकते हैं, दूसरा ICU का चार्ज कितना दे सकते हैं मैक्सिमम, वो जरा देख लीजिएगा। चलिए अब बात करते हैं अगले क्वेश्चंस पर बात करते हैं। अंडर डोर स्टेप बैंकिंग सर्विसेज the services is to be extended to the person for age more than how many years for the basic banking facility like pickup of the case, delivery of demand draft, submission of KYC document, collection of life certificate provided by the bank। बैंकों द्वारा डोर स्टेप बैंकिंग सर्विस कितने आयु के अधिक लोगों को प्रोवाइड किया जाता है एज पर गवर्नमेंट गाइडलाइन, ताकि उनको बेसिक बैंकिंग सुविधाएं जैसे कि कैश डिलीवरी करना है, कैश पिकअप करना है, डिमांड ड्राफ्ट डिलीवरी करना है, KYC डॉक्यूमेंट और सर्टिफिकेट, लाइफ सर्टिफिकेट लेना होता है। ये तो आप सभी अच्छा बनाए होंगे, बना भी देंगे। ये मोर देन 70 ईयर्स होंगे, मोर देन 70 ईयर, ये अच्छा सवाल है, हमेशा पूछा जा रहा है चलिए अगला सवाल आपके स्क्रीन पर, DBGB ग्रीवेंस रिडर्सल पॉलिसी टाइम शेड्यूल फॉर रिडर्सल ऑफ जनरल कंप्लेंट। यहाँ पर पूछा गया जो भी जनरल कंप्लेंट होंगे उनके लिए टेट क्या है। दक्षिण बिहार ग्रामीण बैंक ग्रीवेंसेस रिडर्सल पॉलिसी के हिसाब से कितने दिनों में कोई भी शिकायत है वो निराकरण हो जाने चाहिए। जरा अपने अपने टाइम लिख दीजिए जरा कि JRGB में कितना होता है, UBGB में कितने दिन में शिकायत बंद होती है। लेकिन सवाल भले ही DBGB का पूछा हो, आप अपने बैंक का टाइप कर दीजिए। तो यहाँ पर DBGB का पूछा है, लेकिन अपने बैंक का आप याद रखिएगा, तो DBGB का विदिन 15 डेज है, और UBGB का तो और भी कम है ना दया जी, UBGB का कितना है शिकायत का। तो यहाँ पर चूंकि DBGB का पूछा है तो यहाँ पर 15 डेज, आप अपने अपने दिन का देख लीजिएगा। ये देखिए हमारे सौरभ जी लिख दिए, ब्रांच का में है तो 10 दिन, RO में है तो 5 दिन, और 6 डे हो गया JRGB में लिखा है ना, आप देख लीजिए भाई ओके, अब आते हैं अगले सवाल पर। अगला सवाल है RBI adopted which method for compliance in bank on the basis of guidance notes issued by BCBS। तो BCBS जो बोलते हैं बेसल कमेटी ऑन बैंकिंग सुपरविजन, जिसको फुल फॉर्म है BCBS, बेसल कमेटी ऑन बैंकिंग सुपरविजन। तो बेसल में जो इंटरनेशनल बैंक का जो सेटलमेंट होता है एक जगह, उसका नाम है बेसल, और वो बेसल वहाँ पर एक कमेटी है जो बैंकिंग सुपरविजन को देखता है और बैंकों को जो रिस्क मिटिगेट करने के लिए तैयार रहने के लिए बोलता है, ताकि सस्टेनेबल बैंकिंग हो, कि बैंकों में कितने प्रकार के रिस्क हो सकते हैं। आगजनी हो जाएगा, ऑपरेशनल फेल्योर हो जाएगा, कोई सा वायरस अटैक हो जाएगा, कोई मार्केट गिर जाएगा, कोई NPA हो जाएगा, ये सारे रिस्क हैं अलग अलग किस्म के। उस रिस्क को मिटिगेट करने के लिए जो है कंप्लायंस मेथड अडॉप्ट किया है, और वो कंप्लायंस मेथड जो है क्या है ये कहा गया, वो बोलते हैं रिस्क बेस्ड सुपरविजन, RBS। क्या बोला गया उसको, रिस्क बेस्ड सुपरविजन। तो ये याद रहेगा आपको, रिस्क बेस्ड सुपरविजन, तो ये आप टिक लगा दीजिएगा। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर, सवाल ध्यान पूर्वक पढ़िए जवाब लिखने से पहले, लेकिन जवाब मुझे चाहिए। डिटेक्शन ऑफ काउंटरफिट नोट्स अप टू हाउ मच पीसेज इन ए सिंगल ट्रांजेक्शन, रिपोर्ट शैल बी सेंट बाय द नोडल ऑफिसर to the police authority or nodal police station along with the suspected counterfeit notes at the end of the month।
जरा टाइप कर दीजिए मेरे साथ ही जरा। वाह, यहाँ पर 5 और एबव लिखते हैं सौरभ कुमार जी, और राजू नैन जी ने बहुत ध्यानपूर्वक पढ़ा है। ज्योति मैडम जी ने भी 5 एंड एबव लिख दिया, और राजू नैन ने पढ़ा है 4 लिखा है। दया मोर देन 4 लिखे हैं। ना 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 दया, यही तो गड़बड़ हो गया है ना। ज्यादातर सवाल पूछता है मोर देन 4 या 5 वाला, लेकिन ये सवाल क्या पूछा है देखो, कि अगर एक सिंगल ट्रांजेक्शन में कितने रुपए कितने नोट मिल जाते हैं, नकली नोट, तो उसको महीने में एक बार मंथ के एंड में इकट्ठा करके भेजना होता है, तो वो तो 4 है ना, वो तो 4 होगा ना। बात समझ में आई? क्या लिखा है सवाल? डिटेक्शन ऑफ काउंटरफिट नोट्स अप टू हाउ मच पीसेस इन ए सिंगल ट्रांजेक्शन रिपोर्ट्स शैल बी सेंट टू द नोडल ऑफिसर टू द पुलिस अथॉरिटी, है ना। तो एट द एंड ऑफ मंथ के एंड में देना है, तो मंथ के एंड में किसका देते हैं, कंसोलिडेट करते हैं महीने में कितने इकट्ठा हुए, और फिर उसको रिपोर्ट करते हैं। 5 या 5 से ऊपर हुआ तो एफआईआर करेंगे इमीडिएट, लेकिन 4 या 4 से कम हुए तो इकट्ठा करते जाएंगे, महीना खत्म हो जाएगा, फिर महीना खत्म होने के बाद उसको करेंगे। तो महीना खत्म होने के बाद काउंटरफिट करेंसी नोट की रिपोर्टिंग कितने दिनों में की जाती है फाइनेंशियल इंटेलिजेंस यूनिट को? अभी सवाल आया था, अभी बताइए कि महीना खत्म हो गया तो महीना खत्म होने के कितने दिनों में एफआईयू को देते हैं? 15 दिन। और रिजर्व बैंक को कितने दिनों में देते हैं रिपोर्टिंग काउंटरफिट करेंसी नोट का? 7 दिनों में, है ना, 7 दिनों में। चलिए अगला सवाल, हु इज द कॉम्पिटेंट अथॉरिटी टू अप्रूव रेट्स फॉर परचेसिंग हार्डवेयर फ्रॉम द थर्ड पार्टी? ये आईटी पॉलिसी के हिसाब से है। एज पर द इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी पॉलिसी ऑफ डीबीजीबी, the competent authority to approve rates for purchasing hardware from the third party। तो यहाँ पर आप सभी बैंकों का मैं देखा हूँ वो GMIT ही होते हैं। क्या होते हैं? GMIT। सिर्फ GM नहीं राजू नैन जी, हैं GMIT लिखिएगा, क्योंकि ये परचेस ऑफ हार्डवेयर सॉफ्टवेयर ये सब IT का काम है। चलिए अब अगला सवाल है आपकी स्क्रीन पर। यहाँ पर ये बोला गया है, ये भी IT पॉलिसी से सवाल है। अंडर मोबाइल बैंकिंग पॉलिसी मैक्सिमम अटेम्प्ट फॉर साइन इन एंड हाउ मेनी मैक्सिमम अटेम्प्ट फॉर ट्रांजेक्शन, ये दिया गया कितने अटेम्प्ट्स दिए गए हैं बैंकिंग पॉलिसी के अनुसार। अगर गलत हो गया तो फिर लॉक हो जाता है, ये बात कही गई है। तो साइन इन के लिए 5 अटेम्प्ट दिए गए हैं, और ट्रांजेक्शन के लिए 4 अटेम्प्ट दिए गए हैं। तो ये पूरी तरह सवाल समझ में भी नहीं आया, लेकिन अभी तक ये समझिए कि अंडर मोबाइल बैंकिंग पॉलिसी अटेम्प्ट्स दिया गया है। साइन इन के लिए 5 अटेम्प्ट दिया गया है, और ट्रांजेक्शन करने के लिए 4 अटेम्प्ट दिया गया है एक दिन में। तो अटेम्प्ट्स का मतलब तो यही होता है कि उससे ज़्यादा अगर अटेम्प्ट किए तो वो लॉक हो जाएगा। तो इसको इस तरह से ही समझ लीजिए। अगला सवाल है आपकी स्क्रीन पर, व्हाट इज द मिनिमम अमाउंट फॉर क्लेम अंडर फॉर सूट फाइल एट डेप्ट रिकवरी ट्रिब्यूनल? डेप्ट रिकवरी ट्रिब्यूनल में सूट फाइल करने के लिए मिनिमम अमाउंट कितना होगा? तो मिनिमम अमाउंट, ये भी पॉपुलर सीरीज का सवाल है कि अगर जब हम लोन देते हैं और लोन की वसूली नहीं होती है तो हम कोर्ट का सहारा लेते हैं, कोर्ट से आर्डर दिलाते हैं, ताकि कोर्ट जो है न्याय करेगा और वो भी जो भी रिकवरी सूट आउट करेगा हमको वसूली करके देगा। तो इसके लिए DRT में जाने के लिए, क्योंकि DRT होता है डेप्ट रिकवरी ट्रिब्यूनल, भारत सरकार ने बैंकों की मदद करने के लिए एक स्पेशल कोर्ट बनाया जिसको बोलते हैं डेप्ट रिकवरी ट्रिब्यूनल। तो इसमें केस लगाने के लिए मिनिमम अमाउंट होना चाहिए, क्लेम अमाउंट वो 20 लाख होने चाहिए, और या उससे ऊपर होना चाहिए। वाह, श्रीदेवी जी जगे हुए हैं, बताइए हैं। तो मैंने कहा था ना आज रात जगह है, आज नींद नहीं आएगी, लेकिन वैसे सोना चाहिए। लेकिन ये सवाल देख के सो जाइएगा, आपका कल
तो बढ़िया हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं। एडवांस अगेंस्ट ये लिखा है नॉट कैटेगराइज इन सब स्टैंडर्ड इफ एडवोकेट मार्जिन इज अवेलेबल। यहाँ पर ये सवाल ये बोला गया था, निम्नलिखित में से कौन सा एडवांस है जिसके अगेंस्ट अगर एडवांस लिया गया है वो सब स्टैंडर्ड नहीं होगा अगर उसमें मार्जिन अवेलेबल है, तो ये बात कही गई है। तो यहाँ पर सीधे आंसर पे ले जाता हूँ मैं आपको। डिपॉजिट के अगेंस्ट भी होगा तो भी ये सही होगा, LIC के अगेंस्ट भी होगा तो भी सही होगा, NSC के अगेंस्ट भी होगा तो तब भी सही होगा। मतलब जहाँ भी डिमांड लोन होता है, डिमांड लोन अगेंस्ट लिक्विड सिक्योरिटी या FDR हो गया, LIC पॉलिसी हो गया, ठीक है, टाइम डिपॉजिट रिसीट हो गया, तो इसमें अगर मार्जिन अवेलेबल है तो वो सब स्टैंडर्ड NPA नहीं होगा। लेकिन चूंकि वहाँ पर FDR था नहीं, LIC पॉलिसी था, तो भी अगर इसमें मार्जिन अवेलेबल है तो ये NPA नहीं होगा। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर, NPA अकाउंट्स विद बैलेंस आउटस्टैंडिंग अप टू हाउ मच विल बी कवर्ड अंडर DBGB स्पेशल OTS स्कीम। तो यहाँ पर बोला गया है कि दक्षिण बिहार ग्रामीण बैंक की एक स्पेशल OTS स्कीम है जिसमें कहाँ तक के लोन को कवर किया जा रहा है या उसमें उस पॉलिसी में उसको इंटरटेन किया जा रहा है NPA अकाउंट में। तो इसका उत्तर है 5 लाख। 5 लाख रुपए तक के आउटस्टैंडिंग बैलेंस है, NPA अकाउंट है, तो वो DBGB OTS स्पेशल पॉलिसी में है। और स्पेशल पॉलिसी बनाया है ताकि ये लोन को खत्म करना चाहते हैं, कुछ मैक्सिमम सेक्रीफाइस देके किए होंगे। तो यहाँ पर ये 5 लाख है। तो आपका देख लीजिएगा मैक्सिमम जो बैलेंस है कितने को आप OTS में कवर कर रहे हैं वो देख लीजिएगा। चलिए अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर, इफ एन अकाउंट रिमेन सब स्टैंडर्ड मोर देन 12 मंथ विल बी क्लासिफाइड एज। यहाँ पर देखिए क्या सवाल पूछा है, अगर एक अकाउंट सब स्टैंडर्ड में 12 महीने से ज्यादा समय रुक जाता है तो क्या कहलाता है, उसको क्या बोलेंगे, है ना दया जी। अगर अकाउंट मतलब ये अकाउंट की जर्नी बताया, स्टैंडर्ड रेगुलर अकाउंट में रहेगा तो बिल्कुल बराबर रहेगा, मतलब आज 1 तारीख को ड्यू है, 1 तारीख, अगर मान लीजिए 1 तारीख को नहीं पटाया 2 तारीख, तो वो इरेगुलर अकाउंट हो जाएगा, SMA 0, फिर हो जाएगा 30 दिन तक SMA 0 में रहेगा, 31 से 60 SMA 1 में रहेगा, 61 से 90 SMA 2 में रहेगा, 90 दिन से ऊपर हो गया तो NPA सब स्टैंडर्ड में रहेगा, सब स्टैंडर्ड में 12 महीना रहेगा, 12 महीना के बाद जो चला जाएगा वो चला जाता है डाउटफुल एसेट्स में। कहाँ चला जाता है, डाउटफुल एसेट्स में। तो डाउटफुल एसेट्स में भी डाउटफुल 1 में जाता है, तो डाउटफुल 1 में तो वो 1 साल रहता है, डाउटफुल 2 में 2 साल रहता है, फिर उसके बाद जो है डाउटफुल 3 में जाता है। तो इस तरह का ये रहता है। तो यहाँ सवाल पूछा गया 12 महीने से ज़्यादा सब स्टैंडर्ड है तो वो कहाँ चला जाएगा, डाउटफुल एसेट में चला जाएगा। देखिए अगला सवाल, व्हाट इज द रेट ऑफ प्रोविजन इन स्टैंडर्ड अकाउंट पर्टेनिंग टू डायरेक्ट एडवांसेस टू एग्रीकल्चर एंड माइक्रो स्मॉल इंटरप्राइजेज। ये भी इंपॉर्टेंट सवाल है कि जब भी कोई लोन होता है हमें उसमें प्रोविजन करते हैं, हर किस्म के लोन में प्रोविजन करते हैं, स्टैंडर्ड में भी करते हैं, सब स्टैंडर्ड में भी करते हैं, डाउटफुल में भी, लॉस में। पूछा है सब स्टैंडर्ड अगर स्टैंडर्ड लोन है एग्रीकल्चर और माइक्रो स्मॉल इंटरप्राइजेज MSME है, SME है, तो वहाँ पर कितना प्रोविजन करेंगे। और हमारे साथियों ने जवाब दे दिया 0.25% ऑफ आउटस्टैंडिंग। तो ये सही हो गया जी, आपका आंसर हो गया 0.25% ऑफ द आउटस्टैंडिंग। नॉर्मली स्टैंडर्ड अकाउंट में 0.40 होता है, 0.40 ऑफ द आउटस्टैंडिंग, लेकिन जहां पर एग्रीकल्चर और MSME आ गया वहां पर 0.25% है, ताकि बैंक जो है ज्यादा से ज्यादा लोन दे पाए। प्रोविजन में रखेंगे तो कैपिटल रखना पड़ेगा, कैपिटल कम है तो लोन नहीं दे पाएंगे, इसीलिए ये प्रोविजन कम हो जाता है। चलिए अगला सवाल है आपके स्क्रीन पर, अंडर प्राइम मिनिस्टर फॉर्मुलाइजेशन, इसका फुल फॉर्म भी बड़ा मुश्किल से याद होता है FMME का। तो ये जो नए नए स्कीम्स है ना, इनका जो फुल फॉर्म भी पूछा जाता है, तो ये देख लीजिएगा कि प्राइम मिनिस्टर FMME जो है स्कीम का फुल फॉर्म क्या है, प्राइम मिनिस्टर फॉर्मुलाइजेशन ऑफ माइक्रो फूड प्रोसेसिंग इंटरप्राइजेस। वाह कितना लंबा है, प्राइम मिनिस्टर फॉर्मलाइजेशन ऑफ माइक्रो फूड प्रोसेसिंग इंटरप्राइजेस, जो सेल्फ हेल्प ग्रुप हैं, अंडरटेकिंग फूड प्रोसेसिंग एक्टिविटी वुड बी प्रोवाइडेड सीड कैपिटल ऑफ हाउ मच रुपीस। तो प्राइम मिनिस्टर फॉर्मुलाइजेशन जो मैंने बताया अभी, आप माइक्रो
फूड प्रोसेसिंग एंटरप्राइजेस में जो सेल्फ हेल्प ग्रुप हैं उनको, जो एसएचजीज हैं, उनको फूड प्रोसेसिंग एक्टिविटी के लिए एक सीड कैपिटल प्रोवाइड किया जाता है। वो कितना है? वो है ₹40,000 पर मेंबर आप एसएचजी फॉर वर्किंग कैपिटल एंड परचेस ऑफ स्मॉल टूल। तो इसको याद रख लीजिए, ₹40,000 पर मेंबर ऑफ एसएचजी। ये प्राइम मिनिस्टर फॉर्मुलेशन ऑफ माइक्रो फूड प्रोसेसिंग एंटरप्राइजेस के लिए। चलिए अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर ये देखिए, एकदम मिर्ची 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 है ना, माइक्रो लेवल का जो है फूड प्रोसेसिंग है। तो ये मिर्ची का अचार बनाते होंगे या कुछ कुछ बनाते होंगे, तो ये प्रोसेसिंग है। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर लेते हैं। अंडर डे NRLM बैंक विल बी इंटरेस्ट सबवेंटेड एट यूनिफॉर्म रेट ऑफ हाउ मच परसेंटेज फॉर द लोन अप टू हाउ मच। तो जब स्केल 1 से 2 में जाते हैं तो ऐसे एक ही सवाल में एक प्रश्न में 2 सवाल पूछ लेता है, या एक ही प्रश्न में 2 चीजें पूछ लेता है, ये सही होगा। तो यहाँ पर 2 चीजें पूछा एक प्रश्न में कि डे NRLM के लोन में बैंकों को इंटरेस्ट सबवेंशन मिलता है, कितना इंटरेस्ट सबवेंशन मिलता है, कितने रुपए तक के लोन के लिए, ये बात कही गई है। तो कोई साथी जानता, टाइप करके बताइए जरा, है ना। राजू नयन जी, श्रीदेवी जी लिखते हैं 5%। पहले मिलता था श्रीदेवी जी, पहले ना 5.50 मिलता था। अभी फाइनेंशियल ईयर 22-23 के लिए सरकार ने, जब कोविड आया ना, तो कोविड के बाद सरकार के पास थोड़ा खजाना कम हो गया, तो सभी चीज में ना कम कर दिया। जैसे केसीसी में भी कम कर दिया, इंटरेस्ट सबवेंशन 2% देता था, 1.5%, इसमें भी कम कर दिया। सौरभ कुमार जी बड़ा इंटेलिजेंट है जी, बढ़िया लिखता है ना, है ना। 3,04,500 ये अपडेटेड नॉलेज दिया। तो यहाँ पर क्या है, 4.5% इंटरेस्ट सबवेंशन है और लोन 3 लाख रुपए तक का। पहले ये 5.50 था। तो ये आपके लिए एक नई जानकारी है कि जो भी एसएचजी डे NRLM है उनको अगर लोन देते हैं आप, इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि जो भी एसएचजी को हम लोन देंगे वो 7% में देंगे। ठीक है दया जी, 7% में लोन देंगे तो अब बैंक को कितना मिलेगा? 7% कौन देगा? वो एसएचजी की महिलाएं देंगी, 7% ब्याज लगाएंगे। लेकिन सरकार कितना देगा? 4.5%। तो हमारा आमदनी कितना हुआ दया जी? 11.5%। हमारा आमदनी हुआ 11.5। लेकिन सरकार क्या बोल रही है? वो 11.5 पाने के लिए आप 3 लाख रुपए लोन दो एसएचजी को, इसीलिए आप ज्यादातर 3 लाख की लिमिट बनाते हैं, 3 लाख का लोन देते हैं। मैं तो एक ब्रांच विजिट में करने गया, वहां पर कितने 100 एसएचजी फाइनेंस किए थे। तो कुछ मेला वगैरह लगता है, तो 100 एसएचजी सबकी लिमिट कितनी थी बताइए, टाइप करके बताइए जरा। सबकी लिमिट 3 लाख, क्योंकि उसमें इंटरेस्ट सबवेंशन था, है ना, इंटरेस्ट सबवेंशन था। तो इंटरेस्ट सबवेंशन में क्या होता है, 7% हम एसएचजी से ले रहे हैं, 4.5% हमको सरकार दे रहा है, उसको क्लेम करते हैं। बहुत बढ़िया। चलिए अगला सवाल है, हाउ मेनी मेंबर्स इन एसएचजी NRLM एसएचजी में कितने मेंबर्स होते हैं बताइए। वाह, दया जी गिनो जरा कितने मेंबर हैं वहां पर, स्क्रीन पर गिनो जरा। है ना, ये तो सब श्रीदेवी जी 10-20 लिख रहे हैं। श्रीदेवी जी ये फोटो देखिए, फोटो, ये कितने समूह हैं? वाह बहुत बढ़िया। मतलब ये फोटो से मैं आपको ये दिखाना चाह रहा हूँ कि एक समूह को लोन नहीं करना है, ऐसे बहुत समूहों को लोन करना है, क्योंकि सरकार की प्रायोरिटी है। तो डे NRLM में सौरभ जी लिखते हैं 5 से लेके 20 ऐसा, लेकिन प्रमोशन एग्जाम में ऐसा नहीं आया है सौरभ जी। प्रमोशन एग्जाम में जब ये 6 से 20 लिखते हैं राहुल जी, हैं प्रमोशन एग्जाम में हमेशा यही आया, 10 से 20 आया। अगर स्पेशल आएगा सवाल तो हम लोग भी जिक्र करेंगे। मेरे पास तो सारे रिकॉल क्वेश्चन में सेम डे कर लेता हूँ। कल एग्जामिनेशन होगा हमारा, दया जी थोड़ा दया करेंगे, सारा सवाल हमको दे देंगे, कल हम रात को ऐसे ही आमने सामने बैठ के चर्चा कर रहे होंगे, है ना। तो कल तो जो जिन साथियों का एग्जाम आगे आने वाले दिनों में, उनको तो खजाना मिलने वाला है, उनको तो कुछ पढ़ना नहीं है ना दया जी। जिनका एग्जाम कल के बाद अगले महीने होना है, उनको क्या ही पढ़ना, कल सारे सवाल समेट लेंगे, पास हो जाएंगे वो। तो डे NRLM एसएचजी में 10 से 20 है, लेकिन जहाँ भी डिफिकल्ट जो होंगे, डिफिकल्ट एरिया होंगे या हिली एरिया होंगे, वहाँ पर 5 to 20 होते हैं। बट सवाल यही पूछते हैं। श्रीदेवी जी बोल रहे हैं, गुस्सा कर रहे हैं, नहीं क्या है, इमोजी तो समझ में नहीं आता हमको, तो पढ़ना पड़ेगा इमोजी का मतलब भी। चलिए हाँ, ये सब स्टैंडर्ड लोन अकाउंट विल बिकम स्टैंडर्ड इफ
एक सब स्टैंडर्ड अकाउंट, अच्छा नहीं हंस रहे हैं, अच्छा ये इमोजी हमें थोड़ा समझना पड़ेगा, अभी उसका अध्ययन करना पड़ेगा, या नहीं तो मैं भी ट्यूशन लूंगा उसका। ठीक है, तो यहाँ पर क्या लिखा है, ये सब स्टैंडर्ड लोन अकाउंट विल बी स्टैंडर्ड। ये तो सिंपल सा सवाल है। कोई एनपीए अकाउंट स्टैंडर्ड कब होता है, दया जी लिख दीजिए। कोई एनपीए अकाउंट जो है स्टैंडर्ड में क्लासिफाई कब होगा, जब ऑल ड्यूज क्रिटिकल ड्यूज पे कर देगा। है ये देखो, है रिकवरी लिखे हैं श्रीदेवी जी, है कौन सी रिकवरी अच्छा, आफ्टर डिपॉजिट ऑफ ऑल ड्यू अमाउंट एंड इंटरेस्ट, जितना भी ड्यू अमाउंट, हाँ ये सही लिखे हैं, ड्यू क्रिटिकल अमाउंट ड्यू पे कर देंगे, ऑल ड्यू, हाँ ऑल ड्यू अमाउंट की रिकवरी हो जाएगी, तो उसको बोलेंगे स्टैंडर्ड हो जाएगा। चलिए अगली सवाल पर चलते हैं। अंडर प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग गाइडलाइन, लोन्स अगेंस्ट प्लेज हाइपोथिकेशन ऑफ एग्रीकल्चर प्रोड्यूस फॉर ए पीरियड नॉट एक्सीडिंग हाउ मच मंथ, सब्जेक्ट टू ए लिमिट अप टू हाउ मच। यहाँ पर बोला गया है प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग जो गाइडलाइन है उसमें कितने महीने तक के कितना मैक्सिमम लोन दे सकते हैं। वाह, सबसे पहले जवाब दे दिया सौरभ कुमार जी, श्रीदेवी जी और गिरीश जी। गिरीश जी का भी एग्जाम कल ही है ना, गिरीश जी बड़े दिनों के बाद दिखे हैं लाइव में, है ना, वो लाइव में आते ही नहीं थे कि नाम बदल बदल के आते हैं। बहुत बढ़िया। तो दया जी लिखे 12 महीना 75 लाख, ये भी सही है, ये आंसर गलत है, 12 महीना 75 लाख होगा, है ना, आप सही लिख रहे हो सब लोग। ठीक है, तो ये 50 लाख जो है ये पहले था, ये 75 लाख हो गया, तो ये आंसर जो है 75 लाख आप जो लिखे हैं सही है, और 75 लाख ही लिखिएगा एग्जामिनेशन में, 50 लाख ओल्ड था। बहुत बढ़िया। चलिए अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर चलते हैं। व्हाट इज द टारगेट फॉर आरआरबी वीकर सेक्शन, वीकर सेक्शन टारगेट कितना है, फटाक से लिख दीजिए भैया आरआरबी के लिए, है ना, वीकर सेक्शन। और ये देखिए वीकर सेक्शन में तस्वीर कैसे डाले हैं, ट्रेन भरी रहती है एकदम बिल्कुल तो व्हाट इज द टारगेट फॉर वीकर सेक्शन, तो वीकर सेक्शन के लिए एक रिजर्वेशन है ना, इस ट्रेन में बैठना नहीं, है ना दया जी, ये सब वीकर सेक्शन के लिए आपने टारगेट लेके रखा है। तो ये टारगेट कितना है, गरीब रथ हाँ ये सही है, ये गरीब रथ है, और उनका सम्मान करना चाहिए, क्योंकि उन जो गरीब भाई बंधु हैं उनको हमको अमीर बनाने की जिम्मेदारी हमारी है। उसके लिए मैं आपको पढ़ाता हूँ रात रात को, और उसके लिए आपको सरकार ने जिम्मेदारी दी है, और उससे हमारे घर का जो है दिनचर्या चलता है, एक अच्छा सम्मानजनक जीवन हम समाज में जीते हैं। तो मैं ज्ञान देता हूँ, आप उसको अमल करिए, और जो गरीब रथ हैं, गरीब लोग हैं, उनको जो है आय से बाहर अच्छा लाइए, अच्छे आय में लाइए, उनके आय में वृद्धि करिए। तो इसके लिए टारगेट है 15% ऑफ एनबीसी आर सीईओबी विच एवर इज हायर, तो 15% इसका टारगेट है। बहुत सारे साथी सब तो ये सही कर ही देंगे, बहुत बढ़िया। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है, व्हाट इज द टारगेट फॉर माइक्रो इंटरप्राइजेस अंडर प्रायोरिटी सेक्टर इन परसेंटेज ऑफ एनबीसी आर सीईओबी व्हिच एवर इज हायर फॉर आरआरबीज। पूछ लिया फिर आरआरबी या प्रायोरिटी सेक्टर से, तो 2-3 सवाल पूछ लिए भाई इसमें। पूछा माइक्रो इंटरप्राइजेस का टारगेट कितना है आरआरबी के लिए। वाह, श्रीदेवी जी ने 7.5 लिख दिया, ज्योति जी झारखंड राज्य ग्रामीण बैंक से हैं, है ना, ओके, राजू नयन जी ने लिख दिया, पंकज कुमार जी ने लिख दिया, ये है 7.5। तो यहाँ आरआरबी के लिए लिखा है, लेकिन ये सभी के लिए 7.5 है। आंसर है आपका 7.5% ऑफ एनबीसी या सीओबी विच एवर इज हायर। माइक्रो इंटरप्राइजेस को बढ़ावा दिया जाता है, और माइक्रो इंटरप्राइजेस कौन कहलाता है, जिसका इन्वेस्टमेंट 1 करोड़ हो और जिसमें टर्नओवर 5 करोड़ हो। मतलब ऐसा उद्योग धंधा, दया जी, ऐसा उद्योग धंधा जिसको स्थापित करने के लिए 1 करोड़ की लागत होनी चाहिए। 1 करोड़ से ज्यादा की लागत होगी तो माइक्रो नहीं होगा। अगर कोई फैक्ट्री लगाना चाहता है, कोई अगर मशीन लगाना चाहता है, कोई अगर इंडस्ट्री बिठाना चाहता है, तो उस इंडस्ट्री को बिठाने में अगर उसकी लागत 1 करोड़ तक है तो माइक्रो कहलाएगा। अगर कोई इंडस्ट्री बिठाया और 1 करोड़ रुपए की लागत से इंडस्ट्री को बनाया, उसके बाद उसमें जो टर्नओवर हो रहा है अगर वो 5 करोड़ के अंदर है तो वो माइक्रो कहलाएगा। अगर 1 करोड़ की लागत लगा दी, इंडस्ट्री बिठा दिया, और 5 करोड़ से ज्यादा का टर्नओवर हो रहा है तो माइक्रो से हट जाएगा वो, फिर वो स्मॉल में आ जाएगा, क्योंकि टर्नओवर का क्राइटेरिया ऊपर चला गया। यस सौरभ सर एक कुमार जी। क्वेश्चन पूछना था। हाँ क्वेश्चन पूछिए, आपने क्या क्वेश्चन पूछना है महाराज, आप तो एकदम कैसा लिख रहे हो, कल क्या ही करोगे, कल क्या ही करोगे बताओ, सवाल भेजना सर पड़ेगा जैसे एडिशनल। 1 करोड़ से 5 करोड़ है सर, दोनों में से कोई भी एक्सीड कर जाएगा तो अगला में चल जाएगा ना, हाँ अभी माइक्रो से कितना, स्मॉल में।
देखिए एकदम आसानी से बता दे रहा हूँ। ये क्या है, अगर कोई उद्योग धंधा करना है, एमएसएमई का मतलब माइक्रो स्मॉल मीडियम इंटरप्राइजेज। इंटरप्राइजेज दो तरह के होते हैं, एक मैन्युफैक्चरिंग और एक होता है सर्विस। ऐसा उद्योग धंधा जहाँ पैदावार होता है, उत्पादन होता है। जैसे ये गिलास है, पानी पी रहा हूँ, ये गिलास कहीं से बना होगा, है ना, दया जी बना है, तो ये मैन्युफैक्चरिंग। अब मैन्युफैक्चरिंग होने के बाद अगर इस गिलास को कोई सिर्फ खरीद के बेच रहा है तो ट्रेडिंग हो गया, सर्विस इंडस्ट्री। तो दो तरह की इंडस्ट्री है। उस इंडस्ट्री को बिठाने के लिए, उस उद्योग धंधे को बिठाने के लिए जो लागत होगी, अगर वो 1 करोड़ से अंदर है, नॉट एक्सीडिंग 1 करोड़, मतलब 1 करोड़ तक है, तो उसको बोलते हैं माइक्रो। अगर 1 करोड़ की कोई लागत लगाया, इंडस्ट्री बिठाया, और उसके बाद अगर उसमें टर्नओवर हो रहा है, मतलब माल खरीद रहा है, माल बेच रहा है, इसको बोलते हैं टर्नओवर। तो ये टर्नओवर जो है साल का, अगर वो 5 करोड़ से ज्यादा हो जाता है तो क्या हो जाएगा, वो माइक्रो से बाहर हो जाएगा। 5 करोड़ के अंदर होना चाहिए। समझ में आया तो बोलिए हो। ओहो। सौरभ कुमार जी, है ना, बढ़िया समझ गए ना, ये हुई ना बात। चलिए अगला सवाल आपके स्क्रीन पर। इंटरेस्ट अर्न बाय डीबीजीबी एज ऑन 31 मार्च 2022 स्टूड एट, बताइए। ये सवाल तो बड़ा कठिन पूछ दिया यार दया जी, हैं स्किल 1 to 2 में पूछा, मतलब नया टाइप का सवाल लग रहा है। इंटरेस्ट कितना कमाए हो आप, ये पूछ दिया। अब टोटल इंटरेस्ट तो हम तो पढ़ाते ऐसी हैं, लेकिन उसको नोट नहीं कराते कि आपने टोटल इंटरेस्ट कितना अर्न किया। प्रॉफिट, नेट प्रॉफिट अलग बात है। ये तो आय, मतलब इंटरेस्ट मतलब आय, इनकम, जो क्या बोलते हैं, ब्याज में इनकम कितना कमाए, ये पूछ लिया। तो ये 1096 करोड़ बोल रहे हैं। तो इंटरेस्ट अर्न बाई डीबीजीबी, तो ये थोड़ा देख लेना भाई, कितना आय कमाए हैं ब्याज से, मतलब इंटरेस्ट इनकम कितना कमाए ये पूछ रहा है। मतलब इंटरेस्ट इनकम तभी कमा पाते हैं जब हम जो है लोन देते हैं। तो ये देखना चाह रहा है कि लोन में जो कमाए हैं ज़्यादा एनपीए तो नहीं है, ये बात है। यील्ड ऑन एडवांस यही होगा, नहीं नहीं, यील्ड ऑन एडवांस नहीं, यील्ड ऑन एडवांस तो परसेंटेज में होता है कि हम 4%, 5%, 9% है, ये अमाउंट में पूछ दिया इंटरेस्ट कितना कमाए हैं साल भर में। चलिए अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर। फुल एम्प्लॉयमेंट इज, ये सवाल पूछ दिया, नया टाइप का है। फुल एम्प्लॉयमेंट किसे कहते हैं, तो फुल एम्प्लॉयमेंट एक ऐसा सिचुएशन होता है जहां पर जो भी लोग हैं और सभी लोग को काम मिल रहा हो या सभी लोग जॉब की तलाश में हो, उसको बोलते हैं फुल एम्प्लॉयमेंट। फुल एम्प्लॉयमेंट इज a situation where all people who are available and searching for the work can find a job at the prevailing remuneration rates and condition। ऐसी स्थिति जहां पर जो लोग काम की तलाश कर रहे हैं उनको काम मिल जावे, उसे क्या बोलते हैं, फुल एम्प्लॉयमेंट। समझ में आया तो बोलिए दया जी अहो, है ना राजू नैन जी, समझ में आया आपको। ऐसी सर स्थिति जहां पर जितने लोग काम की तलाश कर रहे हैं उनको काम मिल जावे, उसको बोलते हैं फुल एम्प्लॉयमेंट। चलिए अब बात करते हैं ग्रेसम लॉज, ये भी बार बार पूछ रहा है। ग्रेसम लॉ जो है, पता नहीं क्यों पिछले साल भी पूछा। ग्रेसम लॉ जो है किससे संबंधित है, ग्रेसम लॉ क्या है, ये सब पूछता रहता है। तो ये मुद्रा के वितरण से संबंधित, एक्चुअली मनी जो डिस्ट्रीब्यूशन चेन होता है इसके लिए होता है। तो ये ग्रेसम लॉ के लिए देखो, यहाँ पर ग्रेसम लॉ के लिए है, मॉनेटरी प्रिंसिपल है एक। मॉनेटरी प्रिंसिपल ये है कि जो ग्रेसम का नियम मुद्रा के डिस्ट्रीब्यूशन से संबंधित है। इसमें क्या होता है कि जो बुरी मुद्रा है वो अच्छी मुद्रा को बाहर कर देता है। तो ग्रेसम के नियम में कहा गया है कि जो भी मनी जो है सर्कुलेशन में है उसमें दो तरह के मुद्रा होते हैं, अच्छे और बुरे। तो जो इस मुद्रा से संबंधित एक ये फिलॉसफी है, जैसे कम घिसे हुए सिक्के, धातुमान सिक्के, ये सारी चीज़ें जो है ग्रेसम कानून के अंदर आते हैं। तो ये आप मॉनेटरी पॉलिसी के आधार पर यही सवाल पूछा गया है कि ये किससे संबंधित है, मॉनेटरी पॉलिसी से संबंधित है। चलिए अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है। देयर आर 3 मेन वेज इन विच ए कंपनी रिटर्न्स फाइल टू इट्स शेयर होल्डर। 3 मेन जो तरीके होते हैं कोई कंपनी रिटर्न प्रॉफिट शेयर होल्डर को करता है, अपने शेयर होल्डर को प्रॉफिट। पहला कैश डिविडेंड, इशू बोनस शेयर, और तीसरा क्या है ये बोला गया। मतलब 3 तरीके होते हैं जब कोई भी कंपनी जो है अपने शेयर होल्डर को प्रॉफिट रिटर्न करता है। एक तो कैश डिविडेंड देता है, दूसरा बोनस शेयर इशू करता है, तीसरा कौन सा है, तो तीसरा है शेयर बाईबैक।
क्या है तीसरा? शेयर बाईबैक। मतलब जब भी कोई कंपनी में आप पैसा लगाते हैं तो वहाँ आपको प्रॉफिट रिटर्न करता है, तो एक तो डिविडेंड देता है, दूसरा बोनस शेयर देता है, तीसरा शेयर बाईबैक है। इसका मतलब है कि जो प्रॉफिट आया उसी में से शेयर ले लो भैया, वापस ले लो शेयर। ठीक है दया जी, बात समझ में? ये थोड़ा सा और सरल समझा देता हूँ। मान लीजिए आपने 2 लाख रुपए के शेयर लगाए सेंट्रल बैंक के, है ना दया जी? तो सेंट्रल बैंक में शेयर लगाए, सेंट्रल बैंक को प्रॉफिट हुआ, तो सेंट्रल बैंक आपको वो प्रॉफिट कैसे दे सकता है? पहला कंडीशन है कि डिविडेंड दे दे कैश के रूप में, या डीडी बना के दे दे आपको, है ना? तो डिविडेंड होगा। दूसरा बोनस शेयर दे दे, बोनस शेयर कर देगा, उसी में टॉप अप कर देगा। और तीसरा की बोलेगा उस पैसे से शेयर बाईबैक कर लो, मतलब और भी शेयर, एक्स्ट्रा शेयर ऐड करा दिया। ये 3 तरीके, बराबर है? चलिए अगला सवाल है आपके स्क्रीन पर। in case a joint liability group may be created in consisting of such member of one or more SHG, the member of JLG will continue to remain member of SHG. ओहो, ऐसा सवाल पूछा गया है। सिंपल सा सवाल पूछा गया है कि अगर कोई JLG ग्रुप बनाया गया जिसमें अलग अलग SHG से मेंबर जो है वहां से लाके JLG बनाया गया, तो जो JLG के मेंबर हैं वो SHG के मेंबर रहेंगे कि नहीं रहेंगे, ये बात कही गई है। तो रहेंगे, सिंपल सी बात है, इसमें कोई एकदम बात क्लियर है कि जॉइंट लायबिलिटी ग्रुप में क्या होता है, मिनिमम 4 से 10 मेंबर होते हैं। तो ये कह रहा है कि अगर कोई जॉइंट लायबिलिटी ग्रुप बना और वो जो ग्रुप के मेंबर हैं वो SHG से लाए गए हैं, तो जब JLG बन जाएगा तो वो SHG में रहेंगे कि नहीं रहेंगे, एक्टिविटी में भाग लेंगे कि नहीं लेंगे, ये कहा गया। यस, जरूर लेंगे, उसी के लिए बनाया गया। चलिए एग्जीक्यूटर कौन है? तो यहाँ पर सवाल पूछा गया है एग्जीक्यूटर कौन है। तो एग्जीक्यूटर जो है वो कौन है पूछा गया है। तो एग्जीक्यूटर के लिए मैं कई बार डिस्कस भी किए हम लोग। एग्जीक्यूटर जो है एक इंडिविजुअल है जिसको एडमिनिस्ट्रेटर अपॉइंट किया जाता है, और किसी डिसीज पर्सन के टेस्टामेंट को डिसाइड करने के लिए, तो इसको बोलते हैं एग्जीक्यूटर। एग्जीक्यूटर जो है वो कौन होता है? कोर्ट द्वारा डिसाइड किया जाता है, और ये जो होता है एडमिन होता है, एडमिनिस्ट्रेटर होता है, अपॉइंट किया जाता है ताकि वो उसका जो डिसीज अकाउंट होल्डर है, उसका पर्सन है, उसका क्या बोलते हैं, उसको हिंदी में समझा दें दया जी आपको, क्या बोलते हैं उसको? एग्जीक्यूटर का मतलब है उस पूरे डिसीज पर्सन की एक्टिविटी को निष्पादित करने के लिए, या उसके वसीयत को ठीक करने के लिए, उसके वसीयत को चेक करने के लिए, परफॉर्म करने के लिए जो नियुक्त किया जाता है उसको बोलते हैं एग्जीक्यूटर। अगली बात है, इसमें एक प्रोबेट होता है सर, वो क्या है सर? प्रोबेट तो विल है, वसीयत को कंफर्म करने के लिए प्रोबेट है। वसीयत मतलब मरने वाला व्यक्ति कुछ लिख के चला गया, है ना? मरते समय नहीं है ऐसे, मर रहा था नाती पोता आया था, हाँ मेरे यहाँ पर हाथ रखना, और उसको लिख दिया कि आपको इतना, तो वसीयत हो गया। वसीयत को कंफर्म करने के लिए प्रोबेट बोलते हैं कोर्ट में। लेकिन ये बात क्या कह गई है कि कोई व्यक्ति मर गया है और उसके रिलेटेड जो चीजें हैं उसको निष्पादित करने के लिए, जो एडमिन करने के लिए जो नियुक्त किया गया उसको बोलते हैं एग्जीक्यूटर। ठीक है, इंडिविजुअल पर्सन होता है। चलिए बहुत बढ़िया। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर देखिए। Which are the retail agent engaged by the bank for providing banking services at the location other than a bank and branch ATM? फटाफट आंसर बता दीजिए, बहुत ही पॉपुलर सीरीज का सवाल है। श्रीदेवी जी जगे हुए हैं आज, तो कमाल हो गया है, वो सब सो गए हैं, बताओ। तो ये क्या सवाल पूछा गया? बैंकों में ऐसा कौन सा व्यक्ति है जो बैंकिंग सुविधाएं प्रोवाइड करता है, जैसे बैंक ATM करते हैं, उसका नाम क्या? घुमा फिरा के वही पूछ दिया, ये है बिजनेस कॉरेस्पॉन्डेंट। कौन है? बिजनेस कॉरेस्पॉन्डेंट। वाह बहुत बढ़िया, सब लोग टाइप कर दिए। हाँ श्रीदेवी जी बहुत बढ़िया। तो रिटेल एजेंट्स होते हैं जो बैंकों में एंगेज होते हैं, अभी बहुत ज़्यादा है। आपके देखिएगा ब्रांचेस की संख्या 1000 होगी, लेकिन BC होंगे 3000 4000, और वो इतने दौड़ दौड़ के काम करते हैं, तो इनको बोलते हैं बिजनेस कॉरेस्पॉन्डेंट। अगला सवाल है व्हाट इज इंडोर्समेंट? वाह, ये तो दया जी इसको क्या ही पढ़ेंगे, है ना? इंडोर्समेंट को हर एग्जामिनेशन में इंडोर्समेंट जो यही चुनाव जीत जाता है, अपना पार्षद है ना, अपने मोहल्ले का। तो इंडोर्समेंट क्या है? किसी चेक के पीछे साइड में इस उद्देश्य से साइन कर दिया जाए
कि उसका नेगोशिएशन हो जाए, उसको बोलते हैं इंडोर्समेंट। साइनिंग ऑफ ए नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट ऑन द बैक ऑफ फेस देयरफॉर और on a slip of a paper annexed thereto for the purpose of negotiation is called endorsement। किसी चेक के पिछले भाग में या अलग से पेपर लगा के उसमें एनेक्स कर दिया जाए और साइन कर दिया जाए ताकि उस चेक की राशि को किसी को ट्रांसफर किया जा सके, ऐसी कार्रवाई को एंडोर्समेंट कहते हैं। चलिए अगला सवाल है, व्हाट इज द वर्चुअल इक्विवेलेंट ऑफ ए फिजिकल क्रेडिट एंड डेबिट कार्ड रीडर? It transfer the data between the point of entry, either a terminal, website or mobile device, to the payment processor to continue the payment cycle। क्या ही सवाल पूछा, देख लेते हैं। पेमेंट गेटवे कहते हैं, बोल रहा है एक वर्चुअल, एक ऐसा जो संसाधन कौन सा है जिसमें डेबिट क्रेडिट कार्ड का रीडर हो और एंट्री, टर्मिनल, मोबाइल डिवाइस सभी के द्वारा ही पेमेंट साइकिल पूरा होता हो, इसको क्या बोलते हैं? पेमेंट गेटवे कहते हैं। जैसे फीस पे करना है तो पेमेंट गेटवे में जाते हैं, तो ये वर्चुअल एक इक्विवेलेंट टू फिजिकल है, उसको बोलते हैं पेमेंट गेटवे। वर्चुअल इसलिए क्योंकि अगर आपको पेमेंट एक्सेप्ट करना है तो दया जी के पास जाते, दया जी जमा करते, स्लिप देते, फिर जमा करते, फिर गवर्नमेंट को भेजते, है ना। जैसे कोई पीपीएफ अकाउंट खोला दया जी, है ना, पीपीएफ अकाउंट खोले तो क्या करते हो आप, आपके पास आएगा, पीपीएफ में जमा करेंगे, आप एंट्री करेंगे, फिर वो अकाउंट को गवर्नमेंट को ट्रांसफर करेंगे। लेकिन पेमेंट गेटवे क्या करेगा, वही काम खुद ही बहुत कर देगा, कार्ड से डेबिट कर लेगा, क्रेडिट कर देगा, वहां भेज देगा, इसको बोलते हैं पेमेंट गेटवे। चलिए अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर, इन रेगुलेटरी रेटेड पोर्टफोलियो क्लेम्स इंक्लूडेड द पोर्टफोलियो शैल बी असाइंड हाउ मनी रिस्क वेट एक्सेप्ट इन द नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स। यहाँ रिस्क वेट से जुड़ा हुआ सवाल है, रिटेल लोन दिए हुए हैं, रिटेल लोन में रिस्क वेट कितना है, सीधा सवाल टाइप करिए जरा। रिटेल लोन में रिस्क वेट कितना होता है दया जी? हाँ जी, वाह मेरे राजा, बहुत बार पढ़ा है इसको। 100% होता है, कभी तो ऐसा नहीं पढ़ा है। पर्सनल लोन में 100% होता है, ये पढ़ा है राजू ने जी। हालांकि इसकी क्लास हम लेते लेते रह गए ना, क्लास एक आध क्लास तो लिया होगा, पुराने होंगे आपके, लेकिन अभी बेसल की क्लास पेंडिंग ही है। 80% भी गलत है मेरे दोस्त, ये पहले 100% था, मैं सही बोल रहा हूँ। अगर आप गूगल करेंगे तो 100 आएगा, या पुराना सर्कुलर देखेंगे तो 100 आएगा, लेकिन ये जो है सरकार ने चेंज कर दिया रिटेल में, वो है 75% कर दिया। कितना कर दिया? वाह पंकज जी, बहुत बढ़िया, 75% कर दिया रिटेल में। मतलब ये समझो जितने भी एसेट्स होते हैं वो रिस्क होते हैं। एसेट क्यों रिस्क होते हैं? क्योंकि हमारे पास नहीं रहता, किसी और के पास रहता है। कैश इन हैंड एसेट है, उसमें रिस्क होता है। कैश आपके पास है तो कोई रिस्क नहीं, जैसे कैश बंद करके आए हो ना दया जी, 2 लाख, 4 लाख, 10 लाख, है ना, तो वो कैश इन हैंड है, आपके पास है, तो उसमें जीरो रिस्क। लेकिन अगर आप स्टेट बैंक में रख के आए हो, उसके करंट अकाउंट में है, तो वहां पर रिस्क होगा, दूसरे बैंक में है तो 20%। तो इस तरह का हर लोन दिए हैं, रिटेल लोन 75% रिस्क, पर्सनल लोन 100% रिस्क। लेकिन अगर रिटेल पोर्टफोलियो बोलेगा तो 75% देंगे। एक बात और यहाँ कही गई है, इन नॉन परफॉर्मिंग एसेट एक्सेप्ट, अगर एनपीए हो गया तो वहां पर रिस्क वेट थोड़ा बढ़ जाता है, 100% हो जाएगा, ठीक है, एनपीए में। चलिए अब बात करते हैं, ए बैंकर्स लियन ऑन द नेगोशिएबल सिक्योरिटी हैज बीन जुडिशियली डिफाइंड एज। तो ये तो आपने पहले भी देख लिया होगा कि जो बैंकर्स लियन होता है वो जो होता है क्या होता है, इम्पाइल्ड प्लेज होता है, जिसमें बैंकर्स लियन होते हैं ना, जिसको इम्पाइल्ड प्लेज कहते हैं। बैंकर्स लियन जो होता है इम्पाइल्ड प्लेज होता है। जब भी कोई ग्राहक कोई भी नेगोशिएबल सिक्योरिटीज है, जैसे कि एफडीआरस वगैरह हैं, वो यहाँ पर रखता है, तो वहाँ पर लियन क्रिएट करते हैं, और जब वो लियन क्रिएट करते हैं उसको बोलते हैं इम्पाइल्ड प्लेज है। और अगर चार्ज कौन सा क्रिएट करते हैं तो वहाँ पर असाइनमेंट लिख दीजिएगा, ठीक है, अगर एफडीआर में पूछा जाए तो। चलिए अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर, प्रिजर्वेशन ऑफ न्यूज़पेपर। न्यूज़पेपर कितने दिन तक रखना होता है दया जी? घर में न्यूज़पेपर कितने दिन तक रखते हैं? लेकिन ये तो ऑफिस में बोल रहा है, लेकिन आप अपने घर का बता दीजिए। हैं, घर में तो आज पढ़े पता नहीं कल समोसा खाते रहते हैं घर वाले। है ना। तो यहाँ पर पूछा गया प्रिजर्वेशन ऑफ पीरियड फॉर न्यूज़पेपर, न्यूज़पेपर को कितने दिन तक रखा जाता है? पंकज जी बोले 3 साल रखोगे पंकज जी न्यूज़पेपर को, 30 दिन। हाँ ये सही बोल रहा होगा, 30 दिन वाला यार, न्यूज़पेपर 30 दिन रखता है।
6 महीना दया जी हैं, थोड़ा दया करो यार। 6 महीना रखेंगे तो जो आप बैठोगे किधर? तो डेली इतना इतना पेपर आता है हैं? क्या होता है यहाँ पर 1 मंथ रखा जाता है। क्या रखा जाता है? न्यूज़पेपर को 1 मंथ रखा जाता है। इसका वो समझिए 1 मंथ के बाद क्या करते हैं, ये 1 मंथ सही बताया ये राजू नैन जी। क्या करते हैं राजू नैन जी 1 मंथ के बाद क्या करना है इसको, न्यूज़पेपर को? सर ये जो बैंक की जो पॉलिसी होती है ना सर, प्रिक्योरमेंट हाँ। पॉलिसी, उसके तहत इसको फिर बेचते हैं सर। मतलब कांटेक्ट होता है बैंक से उनका, कबाड़ी हाँ वालों का, उसके यस, तहत। इसको डिस्पोज किया जाता है, बेचा जाता है, सेल किया ब्रांच जाता है। कमेटी के ब्रांच कमेटी के सिफारिश पे किया जाता है सर। ठीक बात है, इसको ब्रांच कमेटी की सिफारिश किया जाता है, बेचा जाता है। पैसा आ गया फिर क्या करोगे उसको, पैसा को कहाँ क्या करते हैं? बैंक के अकाउंट में डालते हैं सर उसको। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। बैंक के P&L में, इनकम में जमा कर देते हैं। मान लीजिए दया जी, आपने पेपर का जो पूरा खरीदा, आपने बिल पे किया, फिर उसका जो भी रेट होगा किलो का 10 रुपया 15 रुपया जो भी लेता है कमेटी में डिसाइड होगा, और 3 जनों को बुलाएंगे, जो अधिक रेट लेगा उसको बेच देंगे। पैसा आया 300 रुपया, तो उसको P&L में जमा कर देना। और RO विजिट फाइल को बोला है 1 साल, और न्यूज़पेपर को 1 महीना, है ना? चलिए बहुत बढ़िया। अब बात करते हैं अगले सवाल पर। अगला सवाल आपके स्क्रीन पर, इन द MICR चेक फर्स्ट 6 डिजिट इन चेक नंबर, नेक्स्ट 3 डिजिट क्या होगा? इसमें ये कह रहा है कि चेक ये रहता है, जैसे चेक भी आप सामने देख लीजिए है आपके स्क्रीन पर, तो पहला 6 डिजिट तो चेक नंबर होता है, उसके बाद जो रहता है वो MICR नंबर रहता है। MICR का पहला 3 डिजिट क्या होता है, ये बोला गया। मतलब चेक नंबर के बाद जो 3 डिजिट होता है वो MICR नंबर। MICR कितने डिजिट का होता है? 9 डिजिट का होता है। तो 9 डिजिट में से जो पहले 3 डिजिट हैं वो क्या कोड होता है, ये पूछा गया ना। 6 डिजिट चेक नंबर है, किसी चेक में है, पहला 6 डिजिट ये देखो चेक नंबर है, उसके बाद MICR कोड है। तो MICR कोड का पहला 3 डिजिट क्या होता है? वो होता है सिटी कोड होता है ना। पहला 3 डिजिट सिटी कोड होता है, दूसरा बैंक कोड होता है, तीसरा ब्रांच कोड होता है। ठीक है, तो 9 डिजिट होते हैं MICR में। पहला होगा सिटी कोड, पहला 3 डिजिट, दूसरा 3 डिजिट जो है बैंक कोड होगा, तीसरा 3 डिजिट होगा ब्रांच कोड होगा। ठीक है, तो यहाँ पूछा है 6 डिजिट चेक नंबर, तो 6 डिजिट का चेक नंबर होगा। नेक्स्ट 3 डिजिट MICR का पहला 3 डिजिट होगा, उसको बोलते हैं सिटी कोड। चलिए अगला सवाल। ये सवाल जरा कठिन सवाल है, लेकिन पूछा है, श्रीदेवी जी जवाब देंगे इसका। In case of borrower where aggregate exposure of the banking system is how much and more less than how much, there is no restriction on opening of current account by the lending banks। सवाल पूछा है रिजर्व बैंक के रिवाइज गाइडलाइन के अनुसार, अगर कोई ग्राहक का किसी भी बैंकिंग सिस्टम में 5 करोड़ से ज़्यादा का लोन हो और 50 करोड़ से कम का लोन हो, तो उसको परमिशन लेने की ज़रूरत नहीं है। ये बात कही गई है कि नो रिस्ट्रिक्शन ऑन ओपनिंग अप करंट अकाउंट बाय द लेंडिंग बैंक। इसमें इसको सरल तरीके से समझिए कि करंट अकाउंट के लिए एक डिसिप्लिन आया कि जब भी करंट अकाउंट होल्डर किसी दूसरी जगह से लोन लिया है तो उसको एक ही जगह करंट अकाउंट रखना है, दूसरी जगह करंट अकाउंट नहीं रखना है। फिर उसके बाद सारे करंट अकाउंट बंद कर दिए गए। फिर उसमें रिलैक्स करते हुए RBI ने कहा कि अगर 5 करोड़ तक का एक्सपोजर है, 5 करोड़ तक का एक्सपोजर है, तो करंट अकाउंट दूसरी जगह भी खोल सकता है। मान लीजिए दया जी क्या जो बैंक है UBGB है, तो अगर किसी पार्टी को 5 करोड़ तक का लोन दिए हैं तो वो DBGB में भी खाता खोल सकता है। लेकिन 5 करोड़ से ऊपर का है और 50 करोड़ तक का है, तो उसमें बोला गया है ये दूसरे में यहाँ नहीं खोल सकते, लेकिन वो उसी बैंक में खोल सकता है करंट अकाउंट। ठीक है दया जी, मतलब आप ही के बैंक में करंट अकाउंट खोल सकता है। लेकिन 50 करोड़ से ऊपर का अगर लोन है तो वो आपके यहाँ का भी करंट अकाउंट बंद करना पड़ेगा। समझ में आया तो बोलिए हो राजू जी, समझ में आ गया पूरा एकदम क्लियर? क्लियर सर। 5 करोड़ तक का लोन लिया है, कहीं भी करंट अकाउंट खोल सकता है। 5 करोड़ से ऊपर 50 करोड़ तक का लोन लिया है तो केवल उसी बैंक के साथ करंट अकाउंट खोलेगा जहां पर उसका लोन है, और 50 करोड़ से ऊपर का लोन है तो कहीं वो करंट अकाउंट नहीं रहेगा, सिर्फ वही CC अकाउंट रहेगा। चलिए अब बात करते हैं अगले सवाल पर।
When a bank will not be called holder for value in collection of check. When a bank will not be called holder for value in collection of check. उत्तर देखते हैं सीधा क्या लिखा है, when check is credited to the account after receipt of. अच्छा, ये थोड़ा उल्टा पूछ दिया। जैसे क्या होता है, अगर कोई चेक आपके यहाँ जमा किया, चेक कलेक्शन से पहले पैसा दे देते हो, तो बैंक क्या होता है वहां पर, होल्डर ऑफ वैल्यू होता है, होल्डर फॉर वैल्यू होता है। यहाँ पर बोला है होल्डर फॉर वैल्यू नहीं होगा, पूछा उल्टा पूछा। होल्डर पर वैल्यू नहीं होगा, तो यहाँ पर देखो पूछा है कि जब चेक का कलेक्शन होने के बाद ही पैसा देते हैं तो वहाँ होल्डर पर वैल्यू नहीं होगा, यहाँ होल्डर इन ड्यू कोर्स होगा, है ना, ये बात कही गई। नॉर्मली क्या होता है, मान लीजिए चेक जमा किया और चेक का कलेक्शन से पहले आपने पैसा दे दिया बैंक ने, तो बैंक उस कंडीशन पे होल्डर फॉर वैल्यू होता है। लेकिन यहाँ बोला है बैंक होल्डर फॉर वैल्यू कब नहीं होगा, तो यहाँ पर उत्तर है कि बैंक अगर कस्टमर को पैसा देता है तब जब उसका कलेक्शन होके प्रोसीड आ जाता है, तब ग्राहक के खाते में जमा किया है, तो होल्डर फॉर वैल्यू नहीं होगा, होल्डर इन ड्यू कोर्स होगा। चलिए आगे लेते हैं। चेक प्रेजेंटेड इन द अकाउंट ऑफ ए fly club where the treasurer and secretary are authorized signatory. If secretary has died in the accident, if check present for the payment, what should we be done? बोला गया है चेक जो है बैंक अकाउंट में प्रेजेंट किया गया, जहां पर ट्रेजरर और सेक्रेटरी जो हैं एथराइज सिग्नेटरी हैं, और सेक्रेटरी की मौत हो जाती है एक्सीडेंट में, तो चेक प्रेजेंट होगा कि न, चेक जो है पेमेंट होगा कि नहीं होगा, ये कहा गया है। तो यहाँ पर क्या होगा कि वो चेक पेमेंट हो जाएगा बशर्ते चेक में जो साइन किया गया है वो उसके डेथ के पहले होना चाहिए, ये बात कही गई है। मतलब सेक्रेटरी जो जब मरता है ना उसके तारीख से पहले साइन किया तब पास हो जाता है। ये चेक प्रेजेंटेड इन द अकाउंट, थोड़ा सवाल पूरी तरह से क्लियर नहीं है, लेकिन आप इस तरह से समझ लीजिए कि जिस समय चेक लिखा है उसके पहले जो है, मरने से पहले चेक साइन करके गया वो पास हो जाएगा। तो चेक शैल बी ऑनर्ड। अंडर सेक्शन 130 ऑफ एनआई एक्ट, पेई will be send notice to the drawer of check to pay amount check within how many days receipt of the notice. तो यहाँ पर बोला गया है अंडर सेक्शन 138 एनआई एक्ट में जो पेई है वो नोटिस भेजेगा ड्रॉयर को अमाउंट के लिए, चेक के लिए कितने दिनों का, तो यहाँ पर उसको 15 दिनों का है। कितने दिनों का है? 15 दिनों का है कि 15 दिनों के अंदर जवाब दे दो भैया, नहीं तो फिर हम कोर्ट में चले जाएंगे, ये बात कही गई है। कि अंडर सेक्शन 138 में जो पेई है ड्रॉयर को नोटिस भेजता है कि 15 दिनों के अंदर, हमारा नोटिस मिलने के 15 दिनों के अंदर हमको पैसा दे दीजिए, नहीं तो हम कोर्ट में चले जाएंगे, ये नोटिस होता है। चलिए अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर। द IEMs would examine all complaint received by them and give their recommendation views to chairman of the bank at the earliest. The IEMs are expected to tender their advice on the complaint within. यहाँ पर बोला गया है एक्चुअल में जो IEM होते हैं ना वो क्या होते हैं, इंटरमीडिएटरी मॉनिटरी जो होते हैं, यहाँ पर IEM के लिए बता दे रहा हूँ वो क्या होते हैं, इंडिपेंडेंट एक्सटर्नल मॉनिटर्स होते हैं, IEMs बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं, लिखना है तो लिख लीजिए राजू नैन जी, इंडिपेंडेंट एक्सटर्नल मॉनिटर्स बोलते हैं इसको, इंडिपेंडेंट एक्सटर्नल मॉनिटर्स। तो ये क्या होते हैं इंडिपेंडेंट एक्सटर्नल मॉनिटर्स, ये बैंक के जो कंप्लेंट होते हैं उनको एग्जामाइन करते हैं और रिकमेंडेशन देते हैं चेयरमैन को। और ये जो इंडिपेंडेंट एक्सटर्नल मॉनिटर्स हैं ये अपने एडवाइस जो हैं वो कितने दिनों के अंदर देंगे कंप्लेंट्स का, इनको बोला गया है। जो कोई कंप्लेंट मिलता है तो वह 30 डेज, क्या है वो 30 डेज। तो सभी बैंकों में आप लोग भी देखे होंगे, अभी आपके बैंक में आप HO में अगर जो काम करते होंगे वो इंडिपेंडेंट एक्सटर्नल मॉनिटर रखे गए हैं। वो क्या काम करते हैं दया जी, ये थोड़ा समझे क्या क्या काम करते हैं IEM?
क्या करते हैं, ये ना आपके बैंक में पहुंच जाएंगे, दया जी बैठे हुए हैं, वहां पूछेंगे लोन दे रहे हैं क्या, तो दया जी बोलेंगे नहीं, लोन का भग रहे क्या, कल लोन मिलेगा, जाओ उधर जाओ, है ना। तो ये क्या होगा कि इसको ना छद्म बेस में लोग चेक करते हैं, फिर चेयरमैन को एडवाइस देते हैं, ठीक है। तो ये इसीलिए ना जब आपकी ब्रांच में कुछ नए लोग आते हैं ना, बैंक में भी सर्विस इंडस्ट्री में बहुत बदलाव आ गया, तो ये क्या रखा दिया, इंडिपेंडेंट एक्सटर्नल मॉनिटर रख दिए। तो ये चेयरमैन को सीधे रिपोर्ट करते हैं। तो जो इंडिपेंडेंट एक्सटर्नल मॉनिटर हैं आर एक्सपेक्टेड टू टेंडर देयर एडवाइस ऑन द कंप्लेंट विद इन 30 डेज। जब भी कंप्लेंट रिसीव होता है उनके पास, तो उनके रिकमेंडेशन वो 30 दिनों के अंदर भेजते हैं, ये बात कही गई है। व्हाट इज जीडीपी, तो ये तो बहुत ही आसान सा सवाल है। जीडीपी क्या है, जीडीपी एक ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एक कंट्री का है। It measures the total final market value of the goods and services produced within a country during a given period. एक देश में गुड्स और सर्विसेज जितना पैदा हुआ है, जितना उत्पादन हुआ है, उसका वैल्यू कितना है, उसको बोलते हैं जीडीपी, उसको बोलते हैं जीडीपी। तो जीडीपी के बारे में ये सवाल पूछा गया है। अगला सवाल देखिए, पूछा है लोन अगेंस्ट इमूवेबल प्रॉपर्टी, व्हाट चार्ज इज टू बी क्रिएटेड ऑन इमूवेबल प्रॉपर्टी, ऐसे बोला गया। बताओ दया जी, कितने सवाल पूछ दिया, पूरा तो चार्ज एंड सिक्योरिटी का सवाल पूछ लिया, सारा हो गया, 4 सवाल हो गया। कि पहले गोल्ड पे पूछ लिया, फिर हाइपोथिकेशन पूछ लिया, प्लेज पे पूछ लिया, मॉर्गेज बचा था तो मॉर्गेज हो गया। लो देखो कि इमूवेबल प्रॉपर्टी में जो चार्ज क्रिएट होगा कौन सा होगा, वो होगा मॉर्गेज। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू फॉर सेल्फ हेल्प ग्रुप, सेल्फ हेल्प ग्रुप के लिए कौन सा ट्रू नहीं है। मेंबर्स पुल इन मनी पीरियडिकली, होमोजेनियस, lend money to public at commercial rate, other option that are not given, the group charges interest rate less than money lenders which help them to repay their loan with great ease। अब इसमें 4-5 केसेस दिए हैं, इनमें से कौन सा जो है सही नहीं है, गलत है, वो लिखिए कौन सा गलत है। पहला, मेंबर्स पुल्स इन मनी पीरियडिकली, ये ठीक बात है। होमोजीनियस मतलब समान तरह के लोग होते हैं। लैंड मनी टू पब्लिक एट कॉमर्शियल रेट, ये गलत लग रहा है, क्योंकि सेल्फ हेल्प ग्रुप क्या करते हैं, लैंड अपने इंटरनल मेंबर को करते हैं, तो सी गलत है। तो सी गलत है क्योंकि ये पब्लिक को कॉमर्शियल रेट पे लोन नहीं देते, पब्लिक को लोन देते ही नहीं, ठीक है, तो सी यहाँ पर गलत है। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर देखिए, विच वन करेक्ट अबाउट होल्डर इन ड्यू कोर्स, होल्डर इन ड्यू कोर्स में कौन सा करेक्ट है। तो ये वही वाला सवाल हो गया, होल्डर फॉर वैल्यू, मतलब ऐसा ऑप्शन था वहां पर, और भी ऑप्शन थे, तो होल्डर फॉर वैल्यू, होल्डर इन ड्यू कोर्स में होल्डर फॉर वैल्यू से जुड़ा हुआ सवाल था। चलिए आगे बढ़ते हैं। ए पर्सन हु रिसीव ए चेक कैन डू विच टाइप ऑफ क्रॉसिंग, यहाँ पर ये बोला गया है एक व्यक्ति जो है चेक को रिसीव करता है तो कौन सी क्रॉसिंग कर सकता है। तो जनरल क्रॉसिंग भी कर सकता है, स्पेशल क्रॉसिंग भी कर सकता है ना, इंक्लूडिंग अकाउंट पे एंड नॉट नेगोशिएबल क्रॉसिंग भी कर सकता है। तो जो भी व्यक्ति है, जैसे अब दया जी के पास कोई चेक आ गया तो कुछ भी कर सकते हैं ना दया जी, है ना, कोई भी क्रॉसिंग कर सकते हो ना, क्रॉसिंग कोई भी कर सकता है। मतलब ये सवाल ऐसा है कि क्रॉसिंग कौन कर सकता है और कौन सी क्रॉसिंग। चेक एक तो खाली आ गया, अब उसमें क्रॉसिंग तो कोई भी आप भी कर लोगे, जनरल क्रॉसिंग स्पेशल क्रॉसिंग सब कर लोगे, है ना, ये बात कही गई है। अगला सवाल है, व्हेन नेम ऑफ द बैंक इज रिटन ऑन द फेस ऑफ द चेक with or without parallel line, then it is called as which type of crossing। ये तो बढ़िया लिख दोगे आप, लिखो जरा। बैंकर क्रॉसिंग, बैंकर बैंक क्रॉसिंग नहीं होता, स्पेशल क्रॉसिंग, स्पेशल क्रॉसिंग होता है, ठीक है, उसको बोलते हैं स्पेशल क्रॉसिंग। बहुत बढ़िया। किसी बहुत बैंक क्वेश्चन का है, नाम, है जी, बहुत बड़ा क्वेश्चन क्वेश्चन है। हाँ बहुत क्वेश्चन आया है। तो ये क्वेश्चन वो आएंगे इनमें से। और कल जो है बिल्कुल आज की रात जो बोलते हैं ना, क्या गाना गा रहा था अपना, ये क्या गाना सुनाएगा अभी, क्या क्या ये अंतिम अध्याय रट जाए, क्या क्या गाना बताया था अपना राजू ने, वही। यही रात अंतिम, यही रात बाकी। अच्छा वो यही वाला, हाँ यही रात अंतिम यही रात। अभी देखो एक सवाल और पूछा गया, ये है एनपीएस से जुड़ा हुआ। इरोजन इन द वैल्यू ऑफ सिक्योरिटी कैन बी रिकॉर्ड एज significant when the realizable value of security is less than 50% of the value
as assessed by the bank and accepted by the RBI at the time of last inspection, as the case may be such NPA may be straightway classified under। यहाँ बोला गया है, मान लीजिए किसी खाते को लोन दिए दया जी, है ना, अभी लोन दिए हैं और जांच में सिक्योरिटी में गए, तो सिक्योरिटी में जाने पर पता चला कि जो उसका वैल्यू है, वैल्यू ऑफ सिक्योरिटी है, वो 50% से कम हो गया, 10% से ज़्यादा है, 50% से कम हो गया। तो वो लोन अकाउंट जब बैंक ने एसेस कर दिया, इसका वैल्यू जो है 50% से कम हो गया, तो वो लोन कहाँ क्लासीफाई होगा? तो वो सीधा सीधा डाउटफुल में चला जाएगा विदाउट वेटिंग एनी पीरियड। देखो वो स्टैंडर्ड अकाउंट है, बराबर पैसा दे रहा है, आपने किसी को लोन दिया, तो लोन दिया तो क्या होता है राजू नयन जी? स्टॉक होता है, सिक्योरिटी डालते हैं ना, सिक्योरिटी के अगेंस्ट। जैसे एक बता रहे हैं कि आपने किसी दुकान को लोन दिया 1 लाख रुपए का, तो उसके यहाँ जब जाएंगे तो सिक्योरिटी कितना होना चाहिए? 1 लाख का लोन दिए तो लगभग 1.25 लाख होना चाहिए, 1,30,000 होना चाहिए, क्योंकि मार्जिन भी तो 25% होता है ना, सिक्योरिटी उतना आना चाहिए। लेकिन आपने गए और सिक्योरिटी जो है 50% से कम हो गया, तो भले ही वो खाता सही चल रहा हो, लेकिन सीधे सीधे वो क्या चला जाएगा? डाउटफुल में चला जाएगा। और अगर वो 10% से कम हो गया उसकी वैल्यू सिक्योरिटी की, तो सीधे सीधे लॉस में चला जाएगा। यही बात कही गई है। अगर आरबीआई चेकिंग के समय पकड़ लिया सिक्योरिटी कम है, या जो स्टैट्यूटरी ऑडिटर आते हैं वो पकड़ लिए, तो प्रोविजन पूरा चला जाता है, ये क्लासिफिकेशन हो जाता है। हाउ मेनी क्वेश्चंस वी कैन एक्सपेक्ट फ्रॉम द सेशन? 40%। ये जो आज के दिन में जितने सारे सवाल हुए हैं ना, उसमें से 40% तो आपके हो ही जाएंगे। मतलब आपके सवाल जो 60 सवाल आते हैं ना, तो उसमें 24 to 25 क्वेश्चन जो है आज के सेशन से आ ही जाएंगे। फिर उसके बाद हमारे जो पिछले महीने या जो भी हमारे सेशन अटेंड किए हैं, उसमें से सारे सवाल जो है 85 से 90% सवाल हमारे जो पढ़ाए गए पिछले समय जो पढ़ाए गए उनमें से आएंगे। तो कल जो सवाल होंगे वो सीधा सीधा आपके रिकॉल क्वेश्चन जैसा होगा। चलिए, तो यहाँ पर डाउटफुल कैटेगरी है। अगला सवाल, एक्सटेंशन ऑफ चार्ज ऑन प्रॉपर्टी मॉर्गेज इन द होम लोन फॉर सिक्योरिंग अदर क्रेडिट फैसिलिटी आफ्टर मेंटेनिंग हाउ मच LTV रेशियो ऑफ आउटस्टैंडिंग होम लोन। यहाँ पर बोला गया है राजू नैन जी, अगर कोई व्यक्ति है जिसको आपने प्रॉपर्टी को मॉर्गेज करके लोन दिया हुआ है, ठीक है, हाउसिंग लोन दिए हैं, तो हाउसिंग लोन दिए हैं 10 लाख का हाउसिंग लोन दिए हैं दया जी, तो उसकी वैल्यू अभी कितनी है? मान लीजिए 10 लाख है या 11 लाख है, क्योंकि मार्जिन भी तो रहता है ना, 10% मार्जिन रहता है, 11 लाख है। अब 11 लाख प्रॉपर्टी की वैल्यू है, 10 लाख आपने लोन दे दिया, तो अभी वो फिर लोन मांगने आया तो आप लोन नहीं दे पाएंगे। तो वही बोल रहा है कि जो एडिशनल लोन मांगने आएगा, एक्सटेंशन मांगने आएगा प्रॉपर्टी का लोन का, तो हम कब करेंगे? जब उसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी। तो यही पूछा गया LTV रेशियो, तो वो है 133%। मतलब हमारा लोन 10 लाख है और उसकी वैल्यू 14 लाख हो गई, तब जाके हम उसको एक्सटेंशन ऑफ लोन देंगे, ये बात कही गई है ना। तो 133% उसका LTV रेशियो हो जाएगा, तब जाके वो एक्सटेंशन ऑफ चार्ज करेंगे, उस प्रॉपर्टी को रख के और भी थोड़ा बहुत लोन ले सकता है। अगला है, पोस्टिंग इन इंफॉर्मेशन सिस्टम ऑडिट सेल एज इंटरनल ऑडिट डिपार्टमेंट HO, एक्सपीरियंस इन इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी प्रेफरेबली विद द CISA, चीफ इंटरनल सिक्योरिटी अथॉरिटी है, DISA, CISM, CISSP। कितने समय के लिए पोस्टिंग होता है ये पूछा गया। ये इंफॉर्मेशन सिस्टम ऑडिट पॉलिसी में जो ऑडिटर है उसकी नियुक्ति जो है कितने दिनों के लिए होगी? तो ये होती है 3 साल के लिए। कितना होता है? 3 years के लिए होती है। जो भी ऑडिटर होते हैं उनकी नियुक्ति जो है 3 साल के लिए होती है। ये इंफॉर्मेशन सिस्टम ऑडिट में बात कही गई है। वाह, ये रात अंतिम, ये हुई ना बात, खेल का अंतिम क्षण भी जीत की प्रतीक्षा कर रहा होता है। तो ये बात पे एग्री करते हैं ना कि खेल का जो अंतिम क्षण है ना, उसको भी जीत की प्रतीक्षा कर रहा होता हो। आप कल एग्जामिनेशन में जाएंगे, मेरी सारी शुभकामनाएं हैं कि आप लोग को सफलता मिलेगी, क्योंकि आप लोगों ने इतनी पढ़ाई करी है कि शायद ही, मैं तो बोलता हूँ, आपके
कितनों भी आप कोई कहीं से भी पढ़ रहा हो यार, मैं दुनिया को नहीं जानता, मैं पता भी नहीं करता हूँ कि कौन कहाँ से पढ़ रहा है या कौन पढ़ा रहा है, क्योंकि मैं अपने में इतना इन्वॉल्व रहता हूँ। या तो मैं आपके लिए डाटा बनाते रहता हूँ, या आपके लिए पढ़ता रहता हूँ, फिर समाज के लिए करता रहता हूँ, और भी चीज़ों के लिए करता रहता हूँ। तो मुझे बिल्कुल समय नहीं मिलता है दूसरों को देखने के लिए। तो लेकिन मैं यकीन के साथ, मुझे इंट्यूशन होता है कि जितना हम लोग जो है इन्वेस्ट किए हैं टाइम को, उतना शायद ही कोई किया होगा, और उसका लाभ आपको मिलने वाला होगा। जैसा कि इस लाइन में लिखा है, खेल का अंतिम क्षण भी जीत की प्रतीक्षा कर रहा होता है। तो आशा करता हूं कि आप सभी को जो है शानदार तरीके से एक ज्ञान मिला होगा, एक ऊर्जा मिली होगी, और जिसका लाभ आपको कल मिलेगा, है ना? कैसा महसूस कर रहे हैं दया जी, बहुत अच्छा सर, है ना? हम आपका इंतजार कर रहे थे क्लास का बहुत देखिए, देर तक। जीत हार तो होता रहेगा, वो उसके लिए हम तैयार हैं। या तो जीत मिलेगी या हार मिलेगी, लेकिन जो मिला है वो जीत से कम नहीं है। मैं बता रहा हूँ, जितना ज्ञान मिल रहा है आपको, वो कहीं नहीं मिलेगा आपको, है ना? अभी मैं और भी कहीं ले जाऊंगा, नाव मेरे हाथ में है, तो आप लोग साथ में रहेंगे तो मैं आपको घुमाने ले जाऊंगा, अलग अलग टापू पे ले जाऊंगा, ठीक है? तो और कोई आज के सेशन में कोई डाउट? श्रीदेवी जी आप जगे हुए हैं, मानना पड़ेगा जी। सर जी आप जैसा लगन अगर हम लोगों को मिल जाए तो हम अपने को बहुत ही गौरवान्वित महसूस। हाँ तो है ही है, आपका लगन तो है, तभी तो साथ में है ना? ये भी तो बात है। मैं भी तो आपको छोड़ूंगा थोड़ी ना, लगन लगा के रहूंगा। ये तो आप बस आप ऐसा मानिए, सर ने बुलाया आ गए, इतना करते रहिए, देखिएगा आदत बन जाएगी। यस राजू नयन जी। बहुत बढ़िया रहा सर, आज का सेशन शानदार रहा। हम्म और सर मैं एक बात कहना चाहता हूँ सर संक्षेप में, हम्म कि एग्जाम का परिणाम कुछ भी हो, इंटरव्यू का परिणाम कुछ भी हो, लेकिन सर आपके साथ संगत में आने के बाद जो है ना सर, जो जानकारियां हासिल हुई है, और आपने जो नई चीजों को समझने का और उसको जानने का जो एक तरीका सिखाया है, ये बहुत ही अच्छा है सर। और हम लोग इससे बहुत ही लाभ ले रहे हैं, लाभान्वित हो रहे हैं। हमारे जैसे जो भी साथी जुड़े हुए हैं, आपके साथ डायरेक्टली जुड़े हुए हैं, या आपके वीडियो को वो यूट्यूब पे या किसी न किसी माध्यम से आपके मटेरियल्स को कहीं न कहीं से देख रहे हैं, तो उनको भी एक चीज जरूर महसूस होता होगा कि आज के समय में तो प्रोफेशनल बहुत सारे लोग हैं मार्केट में हैं सर, लेकिन आपका जो लगाव होता है ना अपने स्टूडेंट के साथ, अपने साथियों के साथ, एक जो है मतलब भावनात्मक रिश्ता आपने कायम किया है। और मैं तो बिल्कुल ये दावे के साथ कहता हूँ, डंके की चोट पे कहता हूँ, कि आप सर 1% भी प्रोफेशनल नहीं है। बिल्कुल एक घर का जो गार्जियन बड़ा होता है ना, घर का जो मालिक होता है, गार्जियनशिप होता है, उसके तहत ही आप अपने साथियों को, अपने स्टूडेंट को पढ़ा रहे हैं और नई जानकारी दे रहे हैं। तो मैं समझता हूँ सर कि आने वाला समय अच्छा होगा। अब कल हम लोगों का एग्जाम है, जो भी होगा आपके साथ हमारे टीम के लोग, हमारे बैंक के लोग जुड़े हुए हैं, और हम समझते हैं सभी लोग अपना अच्छा प्रदर्शन करेंगे और एक जो है नई सफलता को प्राप्त करेंगे। हाँ, मैं ये तो आपने बहुत अच्छी बात कही कि जो भी होगा वो बेहतर होगा। क्योंकि आज मैंने एक कोट भेजा था सुबह, आपने पढ़ा? आज एक कोट भेजा था ना आपको सुबह सुबह, पढ़ा कि था सर। हाँ, जो भी हो रहा है वो अच्छा हो रहा है, और जो भी आगे होगा वो अच्छा होगा। शानदार होगा। जीवन में जो भी हो रहा है वह भी मेरे लिए अच्छा है, और आगे जो भी होगा वह भी मेरे लिए बहुत ही अच्छा होगा। तो आप सोचिए कि जैसे मैं बोलता हूँ ना, आपके पास धैर्य होना चाहिए। मान लीजिए कोई चीज़ घटित घटित हो रहा है ना, कोई चीज़ होना था और डिले हो रहा है, तो आप सोचिए अच्छे के लिए हो रहा है, थोड़ा धैर्य रख लीजिएगा। कल का एग्जाम मैं भी नॉर्मली ना, जिस दिन एग्जाम होता है उस दिन इतना लेट नाइट नहीं पढ़ाता हूँ, लेकिन इंट्यूशन ऐसा हुआ कि आप लोगों के साथ पढ़ाना है तो मैं आ गया। नहीं तो कई बार मैं लास्ट डे में क्विट कर जाता हूँ, क्योंकि किसी को सोने में डिस्टर्ब हो जाएगा ऐसा करके। लेकिन आज इंट्यूशन हुआ है, इसका लाभ आपको कल दिखेगा। कल रात को फिर मिलेंगे। श्रीदेवी जी ने कुछ लिखा है, थैंक यू सर, आपकी क्लास का इंतजार हो रहा था, फुली हैप्पी टू अटेंड द क्लास। ओके, आ गए, बहुत बढ़िया। तो आप सभी को शुभकामनाएं देता हूं मैं इन पंक्तियों से, कि हमारी शुभकामनाएं साथ हैं, क्या हुआ जो कुछ बलाएं साथ हैं, उन अंधेरों को फतह कर लेंगे हम, क्योंकि रोशनी की कथाएं साथ हैं। और कल एग्जामिनेशन है, लेकिन ध्यान रखिए कि जो ज्ञान और कौशल सीखा है आपने वो आपके साथ हैं, वो आपके साथ हैं।
हमारी शुभकामनाएं साथ हैं। और अगर आपको कोई सवाल समझ में नहीं आए तो मुझे मन से याद कर लीजिएगा, आपको सवाल का जवाब जरूर मिलेगा और एकदम जरूर मिलेगा। आप मुझे कल बताइएगा। सच्चे मन से आप जुड़े हैं मेरे साथ तो आप यकीन मानिए, अगर आपको कोई सवाल का जवाब नहीं सूझ रहा है तो आप मेरे को मन में याद कर लीजिएगा, क्योंकि मैं जब मेरे को कोई मन में याद करता है ना, मुझे याद आता है कि दया याद कर रहा है और वो उसका आंसर मैं भेज देता हूँ यहाँ से। मुझे इंट्यूशन होता है, मैंने देखा है पिछले 1-2 साल से मेरे को ऐसा फील होता है कि अगर कोई मुझे याद करता है ना, वो सवाल पूछता है तो मैं उसका जवाब मन ही मन में भेज देता हूँ। हमारे पास अटैचमेंट सर, अटैचमेंट। अटैचमेंट है ना। तो चलिए, आप लोगों को बहुत सारे मैं शुभकामनाएं देता हूँ। भगवान से कल मैं प्रार्थना कर दूंगा सुबह, क्योंकि अभी काफ़ी रात हो गई, कल सुबह मैं प्रार्थना कर दूंगा, उनका एक समय होता है। और फिर अभी मैं आप लोगों को फटाफट PDF वगैरह अपलोड कर देता हूँ। आज के सेशन में 2 गलतियाँ थी जिनको आप सुधार लीजिएगा। एक तो 50 लाख का था, वो 75 लाख है, और एक कोई सी थी मिस्टेक थी, और एक कोई सा मिस्टेक था जो सुधारने के लिए बोला था। अच्छा, 42 था SLR का, 42 और 24 कर लीजिएगा, है ना। चलिए, तो आप विदा लेते हैं। आज तो लगातार 5 घंटे का सेशन नहीं, कुछ ज़्यादा ही 7 घंटे का सेशन हो गया, है ना। आज 7 बजे से लेकर 2 बजे तक आप लोगों को बांध दिया हूँ मैं, है ना। 7 बजे से सब सेशन अच्छा था सर, सब सेशन बहुत अच्छा था। लेकिन सर जरा सा भी जो है ना हरासमेंट या थकावट, जबकि दिन भर बैंक में भी काम करके आया हूँ, कुछ नहीं लग रहा सर। रात्रि के 2 बज रहे हैं लेकिन कहीं कुछ एक थकावट तक नहीं महसूस हो रहा है आपके सेशन में। बहुत बढ़िया, ऐसे ही होगा, है ना। चलिए, तो एक छोटी सी सॉन्ग सुन के आप लोग जो है, मैं एक सॉन्ग सुनाता हूँ आपको, फिर उसके बाद विदा ले लीजिएगा। फिर मैं भी आप लोगों के लिए मैटर जो है अपलोड कर दूंगा।